मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन गई। मेरे सगे बाप ने पैसों के लिए मेरी माँ को मरवा दिया। इसके बाद मैंने अपने पत्थरों जैसे कठोर पिता से 20 बिलियन ऐंठ लिए और मुंबई छोड़ दिया, वो शहर जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। जैसे ही रिया को पता चलता है कि मैं चला गया हूँ, वो पैनिक हो जाती है। वो अपने असिस्टेंट को तुरंत मुझे ट्रैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो उसे शॉक कर देता है। मैं पहले ही कंट्री छोड़ चुका हूँ। मिस शर्मा, आपके स्टेटस का कोई पर्सन अभी अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकता। इस बार वो शायद सच में आपसे दूर चला गया है। रिया की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। उसे एक मेमोरी याद आती है, क्लब में हुई वो बातचीत। रिया अभी अभी तुम्हारे छोटे से लवनेस से आई है ना? वो रोहन नॉर्मल दिनों में कितना अकड़ू बनता है, ऐसे एक्ट करता है जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन तुम्हारे आसपास वो एकदम सॉफ्ट और क्लिंगी हो जाता है। देख कर ही दिल में दर्द होता है। तुम उससे शादी कब कर रही हो? मैं रास्ते में ही रुक जाता हूँ। दिल धड़क रहा है, चेहरा होप से भरा हुआ है, लेकिन जो मैं सुनता हूँ वो है बस फन कर रहे हैं, उससे शादी प्लीज। उसकी टोन एकदम कैजुअल है, 7 शब्द हवा की तरह हल्के, लेकिन मेरे लिए वो 7 जहर में डूबे ब्लेड्स की तरह सीधे मेरे चेस्ट में उतर जाते हैं। प्राइवेट रूम में डेड साइलेंस छा जाता है, यहाँ तक कि उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड्स भी हैरान रह जाती हैं। मुझे नहीं पता ये सन्नाटा कब तक रहता है, जब तक कि आखिरकार कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। नहीं सीरियसली रिया, 3 साल हो गए हैं। तुम अभी भी किसी और के लिए फीलिंग्स रख रही हो? किसी और के लिए? मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, पूरी तरह से ब्लैंक। रिया का एक फर्स्ट लव है। मैं वहां बिना धागों की कठपुतली की तरह खड़ा रहता हूँ, डोर के बाहर फ्रीज होकर सुनता हूँ कि रिया धीरे से हाँ में जवाब देती है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उसने 3 साल मांगे थे। उसने कहा वो दूसरे लोगों को ट्राई करेगा और मैं भी करूं, और अगर हमारे मन में फिर भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रहीं तो हम वापस साथ आ जाएंगे। तो मैंने वही किया जो उसने कहा। 3 साल मैंने अपना पार्ट पूरा किया। वो रुकती है, उसे जल्दी वापस आना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा, फिंगर टिप्स तक कांप रही है। 3 साल की क्लोजनेस, हर वो मोमेंट जब मुझे लगा कि हम सच में कनेक्टेड थे, और वो सब बस उसका एक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन रोहन का क्या? तुम उसकी पर्सनालिटी जानती हो, अगर उसे कभी पता चला। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, मैं उस प्राइवेट रूम का हैवी डोर जोर से पटक कर खोल देता हूँ। अंदर सब चौंक जाते हैं। हर सिर मेरी तरफ घूमता है। मैं डोरवे में खड़ा हूँ, भूत की तरह पीला। मैं सीधे उस वुमन को घूरता हूँ जो टेबल की हेड सीट पर बैठी है। वो जरा सा भी फ्लिंच नहीं करती, ना कोई सरप्राइज ना पैनिक, बस वही कूल अनटचेबल लुक। अगर उसके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी फील होता तो उसका फेस इस वक्त ऐसा नहीं दिखता। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके चेहरे के हर एक इंच को देखता हूँ। रिया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? कुछ भी कहने लायक नहीं है, वही है जो तुमने सुना। हम बस फन कर रहे थे। मुझे हमेशा लगा कि तुम्हें पता था। देव ने तुम्हारे साथ एक डेट लगाई थी, मुझे पटा लो और उसकी गैरेज से अपनी पसंद की कोई भी कार ले जाओ। अगर एक कार काफ़ी नहीं है तो वो अपनी जैकेट में हाथ डालती है और एक मैट ब्लैक कार्ड निकाल कर टेबल पर मेरी तरफ सरका देती है। इसमें 100 मिलियन है, इसे 3 साल तक कॉल पर रहने का पेमेंट समझो। इस मोमेंट से हम खत्म हैं। वो खड़ी होती है और जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास से गुजरती है, मैं हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। रिया, मुझे सच में तुमसे लव हो गया था। पिछले 3 सालों की हर मेमोरी मेरे माइंड में तैर जाती है जब मैं ये कहता हूँ, लेकिन वो बस अपना सिर हिलाती है और अपना फ़ोन ऊपर उठाती है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन प्रीव्यू दिखता है। रिया, 3 साल हो गए। मैंने ट्राई किया, पर मैं अभी भी सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मेरे पास वापस आ जाओ। उस इंस्टेंट में मेरी पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाती है। रिया कुछ देर स्क्रीन को घूरती रहती है, फिर धीरे से मेरी उंगलियों को अपने हाथ से एक एक करके हटा देती है। सॉरी, इसने मुझे मूव नहीं किया। और इसी के साथ वो बिना पीछे देखे चली जाती है। उसने कहा कि इसने उसे मूव नहीं किया, यानी 3 सालों से सिर्फ मैं ही बेवकूफ़ था जो अपना सब कुछ उस प्ले में डाल रहा था जिसे वो डायरेक्ट कर रही थी। मैं वहीं फ्रीज खड़ा रहता हूँ, अपने खाली हाथ को घूरता हुआ। फिर मैं टेबल से एक महंगी लिकर बॉटल उठाता हूँ और उसे फर्श पर दे मारता हूँ। रूम में सब लोग शौक से सुन्न हो जाते हैं। किसी की हिलने की हिम्मत नहीं होती। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीतता है जब मैं आखिरकार क्लब से बाहर निकलता हूँ। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगती है, शार्प और ठंडी। मैं अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछता हूँ और उसमें बैग का पीछा करने के लिए एक कैब रोकता हूँ। मुझे खुद देखना है कि वो कौन पर्सन है जिसे वो 3 सालों से पकड़ कर बैठी है, वो जिससे मैं कभी कंपेयर भी नहीं हो सका। ड्राइवर मेरी हालत नोटिस करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो बस गैस पेडल दबाता है और पीछा करता है। फिर मैं कुछ नोटिस करता हूँ। आगे चल रहा वो नॉर्मली कंपोज्ड और स्टेडी ड्राइवर यूजुअल से काफ़ी फास्ट गाड़ी चला रहा है। दर्द की एक नई वेव मुझे हिट करती है। वो उससे मिलने के लिए इतनी ईगर है। कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल्स लेवल पर रुकती है। मैं फेल करता हूँ और लड़खड़ाते हुए बाहर निकलकर एक पिलर के पीछे छिप जाता हूँ। मैं रिया को एग्जिट के पास खड़े देखता हूँ।
तभी एक मैन सूटकेस रोल करते हुए बाहर आता है। जैसे ही मैं उसका चेहरा देखता हूँ, शौक मुझे बिजली के झटके की तरह लगता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी बाहें फैलाता है और रिया को गले लगा लेता है जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ती है और उसके सिर पर किस करता है, बल्कि इसलिए कि वो पर्सन करण है, वो इंसान जिसे मुझे भाई कहना चाहिए, इस दुनिया का वो एक पर्सन जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरी मदर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ होने के 6 महीने से भी कम समय में मेरे फादर एक वुमन को घर ले आए थे। वो अपने साथ मुझसे 3 साल बड़े बेटे को लाई थी। वो बेटा करण था। हरीश ने क्लेम किया कि वो उसका फर्स्ट लव थी और करण उसका रियल सन था। उसने कहा कि मेरी मदर ने उसे फोर्स किया था, कि उसने उसके फर्स्ट लव से उसे छीन लिया था इससे पहले कि वो बच्चे को जन्म भी दे पाती, और उसे चीजें खत्म करने पर मजबूर किया। लेकिन मैं सच्चाई किसी भी इंसान से बेहतर जानता हूँ। जब हरीश अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, खाने तक के पैसे नहीं थे। वो खुद मेरी मदर के पास गया था। वो सालों से उसका पीछा कर रही थी और उसने प्रॉमिस किया था कि अगर उसकी फैमिली उसकी कंपनी को फंड करेगी तो वो उससे शादी कर लेगा। मेरी मदर ने उसे पैसे दिए, अपना सब कुछ दे दिया, और फिर सालों बाद एक कार एक्सीडेंट में उसने उसे रास्ते से हटाकर अपनी जान दे दी। और बदले में उसे क्या मिला? उसकी बॉडी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हरीश ने उसकी दहेज और इनहेरिटेंस का यूज अपने सो कॉल्ड फर्स्ट लव से ग्रैंड स्टाइल में शादी करने के लिए वेडिंग गिफ्ट के रूप में किया। रिया जिससे चाहे लव कर सकती है, लेकिन वो करण ही क्यों होना चाहिए? मैं अभी भी उसी सोच में खोया हूं। जब रिया करण का सामान लेती है और पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ती है, किसी भटके हुए इंसान की तरह मैं दूसरी कैब लेता हूं और पीछा करता हूं। मैं इतना पास हूं कि विंडो से क्लियरली देख सकता हूं। रिया करण की तरफ मुड़ती है, उससे सॉफ्टली बात करती है। उसका हाथ ऊपर उठकर उसके चेहरे से बालों की लट हटाता है। इतनी नेचुरली, इतनी एफर्टलेसली। उस तरह की टेंडरनेस मुझे उसके साथ 3 सालों में एक बार भी नहीं मिली। मैं आगे घूरता रहता हूँ। आंसुओं से मेरी विजन ब्लर हो रही होती है। कभी आगे इंटरसेक्शन पर एक कोलिजन हो जाता है। टायर्स की चीख, मेटल के टूटने की आवाज़। जिस कैब में मैं हूँ वो आगे वाली कार से टकराती है और फिर पीछे से एक कार हमें जोर से हिट करती है। इम्पैक्ट का फोर्स बहुत ब्रूटल था। मेरा फोरहेड फ्रंट सीट के बैक से टकराता है। ब्लाइंडिंग पेन होता है। तुरंत ब्लड बहने लगता है जिससे मेरी साइड ब्लर हो जाती है। उस कियोस और चीख पुकार के बीच मैं टूटी हुई विंडो से देखता हूँ। जानी पहचानी मेबैक का डोर खुलता है। रिया सबसे पहले बाहर निकलती है, पैसेंजर साइड की तरफ भागती है, करण को सावधानी से बाहर निकालती है। वो उसे पकड़ती है, उसकी इंजरी चेक करती है, चिंता से उसकी भौहें तनी हुई हैं। फिर वो उसे घुमाती है, सीन से जाने के लिए रेडी होती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराती हैं। मैं कैब की क्रश हो चुकी बैकसीट में फंसा हुआ हूँ। उसकी उन आंखों में मुझे शौक की एक फ्लैश दिखती है, लेकिन वो इंस्टेंटली गायब हो जाती है। करण उसकी हेजिटेशन नोटिस करता है। रिया, क्या हुआ? क्या तुमने किसी जानने वाले को देखा? मैं ठीक हूँ। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो जाकर चेक कर लो। मैंने सुना कि एक कैब काफी बैडली हिट हुई है। कुछ सेकंड का साइलेंस। फिर रिया मुंह मोड़ लेती है। कोई जानने वाला नहीं है, बस स्ट्रेंजर्स है। वो करण को सपोर्ट देती है और बिना एक बार भी पीछे देखे उस मलबे से दूर चली जाती है। जब मुझे वापस होश आता है तो मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। एक नर्स मेरे हाथ में आईवी ड्रिप एडजस्ट कर रही है। मुझे आंखें खोलते देख वो कहती है, मिस्टर कपूर, आप आखिरकार जाग गए। आपकी इंजरी सीरियस है। आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना होगा और हमें आपके मेडिकल बिल के लिए आपके नेक्स्ट ऑफ किन से कांटेक्ट करना होगा। लेकिन मेरी आंखें खाली हैं। मैं रिएक्ट नहीं करता। नर्स खुद को रिपीट करती है, मिस्टर कपूर। और तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, बिल पहले ही पे हो चुका है। मैं अपना सिर घुमाता हूँ। रिया डोरवे में खड़ी है। नर्स माहौल समझ जाती है और चुपचाप बाहर निकल जाती है। रिया अंदर आती है, उसकी नज़र मेरे बैंडेज्ड घावों पर जाती है। फिर वो हाथ बढ़ाती है जैसे मेरे फोरहेड को टच करने वाली हो। मैं मुंह फेर लेता हूँ। मिस शर्मा एक एम्पायर चलाती हैं। एक स्ट्रेंजर को चेक करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? रिया का हाथ रुक जाता है। अगर मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? वो बात चुभती है। मेरे पास कौन है? मेरी मदर बहुत जल्दी चली गई। मेरे फादर ने हमेशा किसी और को चाहा। वेरा की मेरी लाइफ में कभी कोई रियल जगह नहीं थी। वो घर बहुत पहले ही घर रहना बंद हो चुका था। 3 सालों के लिए वो रिया ही थी, जो हर बार सामने आती थी जब मुझे किसी की ज़रूरत होती थी। मुझे उस पर लीन होना सिखाया। मुझे ये बिलीव कराया कि आखिरकार मुझे कोई सेफ जगह मिल गई है और अब वही पर्सन मुझे वापस अंधेरे में धकेलने वाला है। अगर कोई नहीं भी आता तो भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुमने ही तो कहा था हम खत्म हो चुके हैं। मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ मिस शर्मा। तुम मुझे नहीं चाहती। तुम्हें लगता है मैं अभी भी रेंगता हुआ वापस आऊंगा? मैं एक लंबी सांस खींचता हूँ, अपनी प्राइड के आखिरी टुकड़े को पकड़े हुए। तुमने सच में ये बिलीव कर लिया था जब मैंने कहा था कि मुझे तुमसे लव हो गया है? मैं तो बस ऐसी ही बातें कह रहा था। हम दोनों बस कैजुअल थे। ओह, और रिया, तुम्हें देखना बहुत एग्जॉस्टिंग है। रिया मेरे ज़बरदस्ती दिखाए गुस्से और मेरी लाल आंखों को घूरती रहती है।
उसकी भौहें तन जाती हैं। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी एक नर्स अंदर भौ मिस शर्मा, करण का एग्जामिनेशन पूरा हो गया है और वो आपको बुला रहा है। ये सुनते ही मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ जैसे किसी ने मुझ पर पैर रख दिया हो। तो जाओ यहाँ से निकलो और अपने उस प्यारे फर्स्ट लव के पास जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रिया एक मोमेंट के लिए चुपचाप मुझे घूरती रहती है, फिर आखिरकार बोलती है, मैं यहाँ किसी पर्सनल रीज़न से नहीं आई हूँ, तुम देव की फ्रेंड हो, उसने मुझे तुम्हें चेक करने के लिए कहा था। तब जाकर मैं आखिरकार हंस पड़ता हूँ। भले ही हंसने से मेरे चेहरे के जख्मों में दर्द होता है, पर यह पेन मेरे चेस्ट के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। रिया, चिंता मत करो, मैं इतनी समझ रखता हूँ कि इसका गलत मतलब ना निकालूं। उसी मोमेंट रिया के दिल में कुछ शिफ्ट होता है। ये पहली बार था जब उसने मुझे रोते हुए देखा था। उसके होंठ ऐसे खुलते हैं जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो मुड़ती है और नर्स के पीछे चली जाती है। मैं उसे बिना किसी हेजिटेशन के दूर जाते हुए देखता हूँ। मैं आखिरकार खुद को संभालने की हिम्मत खो देता हूँ और हॉस्पिटल बेड पर गिर पड़ता हूँ। मुझे लगा था कि मैं घंटों रोऊंगा। स्ट्रेंजली मेरे आंसू बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आगे के दिनों में मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। मेरी पट्टियां बदलते वक्त मैं ठंडे पसीने से भीग जाता था। हर मील बेस्वाद लगता था। कभी कभी गलियारे में नर्सों को फुसफुसाते हुए सुनता था कि करण कितना लकी है। वो मिस शर्मा उसकी दिन रात सेवा करती हैं, खुद अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, पूरी रात उसके पास रुकती हैं। एक बार जब मैं उस रूम के पास से गुजरता हूँ, तो डोर के गैप से मैं रिया को उसके बेड साइड बैठकर एप्पल छीलते हुए देखता हूँ। वो इमेज मेरी आंखों में बस जाती है। उस दर्द से मुझे लगभग चक्कर आ जाते हैं, लेकिन मैं रोता नहीं हूँ। रोहन जिस एक चीज में सबसे अच्छा है, वो है जी भरकर लव करना और फिर पूरी तरह से मूव ऑन कर जाना। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया जाता है, सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो है अपना वीज़ा बनवाना। मैं इस शहर में एक सेकंड भी और नहीं बिता सकता। उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ और सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो है वेरा, पूरे मेकअप में परफेक्टली तैयार। मुझे देखते ही अपने यूजुअल लेक्चर शुरू कर देती है। रोहन, तो तुम्हें घर का रास्ता याद आ गया? मैं उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डालता। मैं सीधे एंट्रीवे की तरफ जाता हूँ और एक लंबा चीनी मिट्टी का वॉस उठाता हूँ। अपनी पूरी ताकत से उसे फर्श पर दे मारता हूँ। टकराने की आवाज़ बहरी कर देने वाली होती है। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ जाते हैं। वेरा चीखती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। तुम खुद को समझते क्या हो? एक घर तोड़ने वाली साइड पीस सोचती है कि वो मुझे लेक्चर दे सकती है। वेरा, ये बात साफ साफ समझ लो। जब तक मैं इस घर में हूं, तुम कभी यहां अपना सिर उठाकर नहीं जी पाओगी, कभी नहीं। तीखे शब्द जानबूझकर कहे गए। हर शब्द सही निशाने पर लगता है। वेरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। रोहन, तुम्हें हो क्या गया है? हरीश अपने स्टडी रूम से बाहर भागता है। वेरा को संभालने के लिए दौड़ता है और अपनी आंखों में गुस्से के साथ मेरी तरफ मुड़ता है। तुम घर में कदम रखते ही ड्रामा शुरू कर देते हो। क्या तुम एक बार भी इंसान की तरह एक्ट नहीं कर सकते? मैं उसे उस वुमन को पकड़े हुए देखता हूँ और एक ठंडी हंसी हंसता हूँ। मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अभी प्रॉपर्टी में मेरा शेयर दे दो और मैं ये कंट्री छोड़कर चला जाऊंगा। तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। हरीश अपनी आंखें मटकाता है, फिर चेहरे पर झूठी फिक्र का नाटक लाता है। बेवकूफ़ी मत करो। छोड़कर कहाँ जाओगे? यहीं रहो। ये तुम्हारा घर है। हम फैमिली हैं। मैं ऐसे हंसता हूँ जैसे मैंने अपनी लाइफ की सबसे फनी बात सुन ली हो। ये नाटक बंद करो हरीश। तुम और करण, तुम दोनों फैमिली हो। मेरी मदर की डेथ हो गई, उसी दिन मेरा घर खत्म हो गया था। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे वो चाहिए जो मेरा है। इस पर हरीश का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो काफी देर तक चुप रहता है, फिर दिखावटी सॉफ्टनेस के साथ बोलता है, डैड समझते हैं कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। ऐसा करें, डैड तुम्हें 5 मिलियन देते हैं, तुम एक छोटी सी ट्रिप पर जाओ और अपना माइंड फ्रेश करो। 5 मिलियन? मैं ताना मारता हूँ। हरीश, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे दादाजी के पैसों से, मेरी मदर के दहेज से आया है, और यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी मेरी मदर ने अपनी जान देकर चाहिए थी। और अब तुम उनके पैसों का यूज़ एक मिस्ट्रेस और एक इलेजिटिमेट सन को पालने के लिए कर रहे हो, जो उसी घर में रह रहे हैं जिसके पैसे उन्होंने दिए थे। और तुम उनके बेटे को 5 मिलियन देकर टरकाना चाहते हो? तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई? ये बात सीधे निशाने पर लगती है। हरीश भड़क जाता है। तुम्हें कितना चाहिए? बोलो। मैं इसके लिए रेडी था। मैं अपनी पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकालता हूँ और शांति से नंबर्स और इक्विटी स्टेक्स की लिस्ट बोलने लगता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? ये इम्पॉसिबल है। तुम पूरे कपूर ग्रुप को कंगाल कर दोगे? तो फिर मत मानो। मैंने घर के बाहर एक्सप्लोसिव्स छुपा रखे हैं। या तो डील साइन करो, जो मेरा है वो मेरे हवाले करो, वरना आज हम दोनों इसके साथ ही ऊपर जाएंगे। तुम्हारी मर्जी। रोहन, तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो। हाँ, मैं खो चुका हूँ। हरीश का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो भारी सांसें ले रहा है।
मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैं ब्लफ कर रहा हूं या नहीं। आखिरकार मौत का डर जीत जाता है। क्या अब हमारा हो गया? जाकर उन एक्सप्लोसिव्स को हटाओ। रिलैक्स, कोई एक्सप्लोसिव्स नहीं है, मैंने झूठ बोला था। आखिर तुमने भी तो मेरी मदद से आदी करने के लिए यही तरीका अपनाया था, है ना? लोगों को बेवकूफ़ बना। हरीश को आखिरकार एहसास होता है कि उसके साथ गेम खेला गया है। वो हकलाने लगता है, मेरी तरफ उंगली उठाता है और एक भी वर्ड नहीं बोल पाता। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे उसके रिएक्शन की कोई परवाह नहीं थी। मैं पहले ही ऊपर जाने के लिए मुड़ रहा होता हूँ जब तुम्हारा भाई आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर के लिए घर आ रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। आज रात तुम चुपचाप बैठोगे, खाना खाओगे और तमीज से बिहेव करोगे। उसकी गर्लफ्रेंड रिया है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस शहर में शर्मा फैमिली कितनी पावरफुल है। हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते डिसअपॉइंट करना, इसलिए अपना ये एटीट्यूड साइड में रखो और कोई ट्रबल क्रिएट मत करो। मेरे कदम सीढ़ियों पर ही जम जाते हैं। मेरी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। रिया, वो आज रात यहाँ आ रही है, करण की गर्लफ्रेंड बनकर। मुझे इस बात को प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिलता। फ्रंट डोर खुलता है और करण रिया का हाथ पकड़े अंदर आता है, पूरे चेहरे पर स्माइल। डैड, मॉम, मैं घर आ गया। हरीश और अभी भी कांप रही वेरा तुरंत खिल उठते हैं और आगे भागते हैं। करण पर प्यार लुटाते हैं और रिया के सामने पूरी रिस्पेक्ट से झुकते हैं। लेकिन रिया, जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है, उसके चेहरे पर साफ फ्रस्ट्रेशन दिखती है। ऐसा लगता है जैसे उसे पहली बार पता चल रहा है कि मैं सच में करण का छोटा भाई हूँ। डिनर पर करण और रिया एक साथ कंफर्टेबली बैठते हैं। मैं उनके सामने अकेला बैठता हूँ। पूरे मील के दौरान मैं रिया को ध्यान से करण का ख्याल रखते हुए देखता हूँ, उसकी प्लेट में खाना डालते हुए, उसके झींगे छीलते हुए। वेरा यह सब चमकते चेहरे से देखती है। करण, तुम और रिया कैसे मिले? मॉम को सब बताओ। वो एक चैरिटी इवेंट में हुआ था। मैंने एक पेड़ पर फंसी हुई आवारा बिल्ली देखी तो मैंने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ पाया। पर मैंने ट्राई किया। रिया ही थी जिसने हेल्प की और फिर उसने मेरा नंबर मांगा। वो ये कहते हुए थोड़ा शर्माने का नाटक भी करता है। मैं एक छोटी तीखी हंसी नहीं रोक पाता। करण को बचपन से ही जानवरों से नफरत है। उसने बचपन में एक बिल्ली को मार डाला था। वो कभी अपनी मर्जी से किसी की हेल्प नहीं करेगा। वो चारों डिनर पर हैप्पी फैमिली का नाटक करते हैं। मेरा उनकी इस छोटी सी परफॉर्मेंस का मूड नहीं है, इसलिए मैं उठता हूँ और बाहर गार्डन की तरफ चला जाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं बीतता कि करण भी पीछे पीछे आता है। रोहन, यहाँ अकेले खड़े होकर ताज़ी हवा ले रहे हो? मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। हमारे सर्कल के लोगों ने मुझे सब बता दिया कि पिछले 3 सालों में तुम्हारे और रिया के बीच क्या हुआ। मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ा रहता हूँ। मैं थोड़ा तंज जाता हूँ, लेकिन मुड़ता नहीं हूँ। ऑनेस्टली, जब मैंने पहली बार सुना तो मैं थोड़ा वरीड था, ये देखते हुए कि तुम कितने इरेसिस्टिबल हो। तुम जेंडर की परवाह किए बिना हर किसी को चार्म कर लेते हो। तुम पर कौन फिदा नहीं होगा? लेकिन कितना अफसोस की बात है, वो सारा लुक बेकार चला गया। तुम्हारी मदर मेरी मॉम को नहीं हरा सकी और तुम भी मुझे नहीं हरा सकते। वो 3 साल बस एक चैरिटी थी जो मैंने तुम्हें दी थी। अब असली चीज़ वापस आ गई है। अब इस डुप्लीकेट के बाहर निकलने का टाइम आ गया है। मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ता हूँ। मेरी आंखों में वो गुस्सा या दर्द नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, सिर्फ नफरत है। चैरिटी? करण, क्या विदेश में इतना टाइम बिताने से तुम भूल गए कि तुम सच में क्या हो? एक ऐसा आदमी जो इस घर के डोर से सिर्फ इसलिए अंदर आ पाया क्योंकि उसकी माँ किसी की मिस्ट्रेस थी। एक नाजायज बेटा जो एक औरत को रोके रखने के लिए गेम खेलता है। और तुम मुझसे चैरिटी की बात करना चाहते हो? तुम्हारी माँ ने वो उठाया जो मेरी माँ ने फेंक दिया था। तुमने उस औरत को उठाया जिससे मेरा मन भर चुका था। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसा बेटा। हमेशा दूसरों का बचा खुचा मान उठाना। करण के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। उसका रंग पीला और हरा पड़ने लगता है। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें बस वो औरत मिल रही है जिसे रोहन ने खत्म कर दिया, जिसे उसने बाहर फेंक दिया। तुम उसे जमीन से उठाकर किसी प्राइज की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ, करण मेरे पीछे से एक तीखी चीख निकालता है। उसका माथा सीधे एक डेकोरेटिव स्टोन बेंच के किनारे से टकराता है। तुरंत ब्लड बहने लगता है। लगभग उसी मोमेंट रिया, हरीश और वेरा लिविंग रूम से भागते हुए बाहर आते हैं। करण जमीन पर है, हाथ अपने बहते हुए माथे पर दबे हुए। डैड, मॉम, रिया, उसे ब्लेम मत करो, बस मेरा पैर फिसल गया था। वीरा अपने बेटे पर गिर पड़ती है, उसे पास खींचती है। करण, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी तुम उसे कवर कर रहे हो। हरीश गुस्से से अकड़ जाता है, उंगली मेरी तरफ उठी हुई। रोहन, अब तुमने इसके साथ क्या किया? मैं वहां खड़ा होकर इस ध्यान से स्टेज किए गए ड्रामे को देखता हूँ। मेरी नज़र उस गुस्से से भरे फादर पर, उस फेक मॉम पर और आखिरकार रिया पर जाकर टिकती है। वो करण के पास झुकी हुई है, ध्यान से उसके जख्म को चेक कर रही है। फिर ऊपर देखकर मुझे ऐसे घूरती है जैसे मुझे फाड़ कर रख देगी। अच्छा है, वो भी मुझ पर बिलीव नहीं करती। सही भी है। करण ही वो है जिससे वो सच में लव करती है। वो मेरी साइड क्यों लेगी? मैं एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचता हूँ, फिर कदम दर कदम आगे बढ़ता हूँ
और सबकी खौफजदा आंखों के सामने मैं एक भारी सिरामिक पॉट उठाता हूँ और उसे सीधे उसी जगह पर दे मारता हूँ जहाँ करण का माथा पहले से कटा हुआ था। एक हल्की टूटने की आवाज़ आती है। तभी करण और जोर से चीखता है। मैं हाथ छोड़ देता हूँ, टूटे हुए पॉट को गिरा देता हूँ और साफ साफ कहता हूँ ताकि सबको पता रहे, वो पहली बार मैंने नहीं किया था, इस बार मैंने किया है। सब जम जाते हैं, रिया भी। मैं बचे हुए सिरामिक के टुकड़ों को गिरा देता हूँ और जाने के लिए मुड़ता हूँ, लेकिन एक हाथ मेरी कलाई को पूरी ताकत से जकड़ लेता है। रिया, उसकी ग्रिप लोहे जैसी है, उसका चेहरा तूफान जैसा डार्क। मिस्टर कपूर, अगर आपका बेटा इस तरह बिहेव करता है और अनडिसिप्लिन रहता है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। हरीश करण की चिंता करने और रिया के इन्फ्लुएंस से डरने के बीच फंसा हुआ है। वो बिना किसी हेजिटेशन के झुकता है। मिस शर्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस एहसान फरामोश लड़के से खुद निपटूंगा। वो मौके पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है। इसे पकड़ो, घसीट कर एंसेस्ट्रल हॉल में ले जाओ और इसे घुटनों के बल बैठाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पीछे हटता हूँ, अपनी पूरी नफरत के साथ अपने फादर को घूरता हूँ। लेकिन हरीश रिया की तरफ मुड़ता है, मक्खन लगाते हुए पूछता है, आपकी राय में इसे एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों के बल बैठाना, क्या ये पनिशमेंट काफ़ी है? रिया करण को पैरों पर खड़े होने में हेल्प करती है। उसके माथे से अभी भी ब्लड बह रहा है और मुझ पर एक ठंडी नज़र डालती है। वो जो कहती है वो बहुत ब्रूटल है। ये बहुत हल्का है। मैंने स्टडी रूम में एक राइडिंग क्रॉप लटकी हुई देखी, वो सिर्फ शो के लिए तो नहीं है ना? वो बिना पीछे मुड़े करण को लेकर चली जाती है। मैं वहां शॉक होकर खड़ा रहता हूँ, उसे जाते हुए देखता हूँ। उसने अभी अभी हरीश से मुझे कोड़े मारने के लिए कहा था। हरीश तुरंत समझ जाता है और गार्ड्स पर चिल्लाता है, सुन रहे हो तुम मेरी बात? पहले राइडिंग क्रॉप से 30 कोड़े मारो, फिर घसीट कर एंसेस्ट्रल हॉल में ले जाओ। मेरी इजाज़त के बिना वो उठना नहीं चाहिए। मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन उन्होंने मुझे दबा दिया। वो बहुत सारे थे और मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। मैंने खुद से कहा था कि करण की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन साफ था कि असर हुआ था, वरना उसकी कुछ लाइनें मुझे इस तरह भड़का नहीं पाती। मुझे घसीट कर एक साइड रूम में ले जाया जाता है। जब मुझे वापस होश आता है तो मैं अपने ही रूम में पड़ा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे टुकड़ों में कुचल दिया गया हो। दाई माँ चुपचाप मेरे जख्मों पर दवाई लगा रही हैं, साथ ही अपने आंसू पोंछती जा रही हैं और धीरे से फुसफुसा रही हैं, छोटे मालिक, प्लीज़ बस मालिक से माफ़ी मांग लीजिए, खुद को इस हालत में क्यों डाल रहे हैं? मैं कमज़ोरी से अपना सिर हिलाता हूँ। हार मान लूँ? इस फैमिली के आगे हार मान लूँ तो ये मुझे पूरा नोच खाएंगे, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं रुकता हूँ और एक ऐसी स्माइल लाता हूँ जो रोने से भी बदतर दिखती है। बस मार ही तो पड़ी है, मैंने भी करण को 2-2 दिए, फेयर ट्रेड है, मैं सह सकता हूँ। मैं खुद को फोर्स करके तकिए के नीचे हाथ डालता हूँ और एक बैंक कार्ड निकालकर दाई माँ के हाथ में दबा देता हूँ, ये रख लीजिए। वो चौंक जाती हैं और तुरंत पीछे धकेलती हैं। छोटे मालिक, मैं आपका पैसा कभी नहीं ले सकती, इसे रख लीजिए। मैंने बहुत पहले ही ये प्लान कर लिया था, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। आप मेरी माँ के साथ उनके मायके से आई थी, अब यहाँ रुकना सही नहीं है। वो आपके साथ कभी सही बिहेव नहीं करेंगे। ये आपके लिए अपनी बाकी लाइफ आराम से जीने के लिए काफ़ी है। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, जॉब छोड़िए और यह जगह छोड़ दीजिए। दाई माँ अपने हाथ में उस पतले से कार्ड को घूरती हैं, फिर बेड पर पड़े मुझे देखती हैं, टूटा हुआ, जख्मी, फिर भी उनके बारे में सोचता हुआ, और पूरी तरह टूट जाती हैं। उनके बुजुर्ग चेहरे से आंसू बहने लगते हैं और उनके घुटने टिक जाते हैं। मैं उन्हें रोकता हूँ। दाई माँ, सच कहूँ तो मेरा आपका बनाया कमल ककड़ी और मटन सूप पीने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं अभी जाकर बनाती हूँ, बिल्कुल अभी। वो जल्दी से अपनी आंखें पोंछती हैं और किचन की तरफ भागती हैं। रूम में फिर से सन्नाटा छा जाता है। मैं उस सजावटी लेकिन ठंडी छत को घूरता हूँ और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं रिकवर होने के लिए अपने रूम में ही रहता हूँ। मैं पेन के बीच काम करता हूँ, धीरे धीरे सब कुछ पैक करता हूँ, जिसमें वो हर एक चीज़ शामिल है जो रिया ने मुझे कभी दी थी। वो मुझसे लव नहीं करती थी, लेकिन वो जनरस थी। वो सब मिलाकर लगभग 100 मिलियन के करीब था। मैं उसे लगभग फेंक ही देने वाला था, लेकिन फिर मैंने बेहतर सोचा और अपने उस महंगे क्लब के ओनर को कॉल किया जहां मैं अक्सर जाता था। मैंने सुना था कि वे एक चैरिटी ऑक्शन चला रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरे पास नीलाम करने के लिए काफ़ी आइटम्स हैं। वे जल्दी मुझे रिप्लाई करते हैं, आज रात एक इवेंट है और मैं सब कुछ ला सकता हूँ। उस शाम मैं कई बड़े केसेस के साथ क्लब पहुंचता हूँ और सब कुछ ऑक्शन कोऑर्डिनेटर को सौंप देता हूँ। और जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, मेरी सीधी टक्कर रिया और करण से होती है, जो एक साथ अंदर आ रहे थे। रिया उसके बिल्कुल करीब सटी हुई थी और जैसे ही करण मुझे देखता है, उसके चेहरे पर एक घमंडी सेटिस्फेक्शन की फ्लैश आती है। मेरा हाथ अनजाने में बिंध जाता है, लेकिन मैं ढीला छोड़ देता हूँ। आज रात यहाँ रहने का मेरे पास एक रियल रीजन है, उन पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी बैठा ही था कि लाइट्स डिम हो जाते हैं। होस्ट स्टेज पर आता है और अनाउंस करता है कि ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले 3 मिनट का किसिंग मोमेंट होगा। रूम में मौजूद सभी कपल्स को इसे फ्री होकर एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया जाता है।
एक स्पॉटलाइट डिम रूम में रैंडमली घूमती है और एक के बाद एक कपल को अपनी बीम में लेती है। मुझसे कुछ ही दूरी पर मैं रिया को स्माइल करते हुए और करण की गर्दन में बाहें डालते हुए देखता हूँ। वो उसे नीचे देखता है, फिर झुकता है। इससे पहले कि दर्द को महसूस होने का टाइम भी मिलता, ऊपर लगा एक भारी लोहे का डेकोरेटिव लाइट फिक्सचर ढीला होकर सीधे करण की तरफ नीचे गिरता है। रिया तुरंत रिएक्ट करती है, उसे धक्का देकर साइड करती है, लेकिन फिक्सचर का किनारा फिर भी उसके सिर के पिछले हिस्से से टकरा जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो करण को करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ भागती है। तभी एक और फिक्सचर नीचे गिरता है और मुझे हिट करता है। इतना शार्प पेन कि मैं लगभग बेहोश हो जाता हूँ। एक राहगीर मुझे भी हॉस्पिटल पहुंचा देता है। एक्सीडेंट तेजी से होता है, तेजी से खत्म होता है, और हम में से सिर्फ कुछ लोग ही इसमें फंसते हैं। मैंने घर पर अपनी रिकवरी मुश्किल से पूरी की थी और अब मैं फिर से हॉस्पिटल के बेड पर हूँ। मैं अपने रूम में अभी सेटल ही हुआ था कि रिया गुस्से में अंदर घुसती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क और डरावना था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे फाड़ कर रख देगी। रोहन, मैंने सिक्योरिटी फुटेज देखी है। तुमने क्लब के एक एम्प्लॉय को ब्राइब दी और जानबूझकर उस फिक्सचर को ढीला किया ताकि उसे करण पर गिरा सको, है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? रिया, तुम्हारे अलावा और कौन उसे इतनी बुरी तरह मारना चाहेगा? रोहन, मैंने तुम्हें सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया था। कहने को कुछ नहीं है क्योंकि ढूंढने को कुछ नहीं है। रिया, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। आरोप लगाने का? लगता है बिना किसी रियल कॉन्सिक्वेंस के तुम नहीं बोलोगे। वो अपना फोन निकालती है और डायल करती है। मुझे किसी को अंदर करवाना है। रोहन कपूर, कपूर फैमिली का छोटा बेटा। असॉल्ट का शक है। अभी लोगों को भेजो और उसे कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखो। उसे ठंडा होने दो और सोचने दो। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरा चेहरा शॉक से ब्लैंक हो जाता है। वो सच में अपने कनेक्शंस का यूज मुझ बंद करवाने के लिए कर रही है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो फिक्सर मुझे भी लगा था? कुछ ही मिनटों में यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स मेरे रूम में आ जाते हैं। डॉक्टर के ऑब्जेक्शन और मेरी इंजरीज दोनों को इग्नोर करते हुए वे मुझे जबरदस्ती ले जाते हैं। आगे के दिन नर्क की तरह बीतते हैं। वहां मैं सब कुछ सहता हूँ। सेल्स में बाकी लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए लगते थे। वे मुझ पर बिना रुके हमला करते हैं, घूंसे और जूते। जब वे आखिरकार कुछ दिनों बाद मुझे रिलीज करते हैं तो मैं इंसान जैसा दिखता भी नहीं हूँ। मेरा हर एक इंच टूटा हुआ है, सांसें मुश्किल से चल रही हैं। एक ही चीज़ जो मुझे उस जगह से बाहर खींचती है वो है मेरे फ़ोन पर आया एक मैसेज। मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। मैं अपने बैग उठाने और एयरपोर्ट जाने के लिए वापस हवेली के लिए कैब लेता हूँ, जब मैं सीधे देव से टकराता हूँ, जो अभी अभी विदेश घूमकर वापस आया था। सब कुछ सुनकर वो भागता हुआ आया था। जैसे ही वो मुझे देखता है, उसका चेहरा गिल्ट से भर जाता है। वो माफ़ी मांगना बंद ही नहीं कर पाता। रोहन, आई एम सो सॉरी। ये सब मेरी गलती है। मुझे अपनी कज़न का एक्स कभी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें उसके साथ पंगा लेने के लिए उकसाया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि उसका फर्स्ट लव करण था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इसमें कभी नहीं घसीटता। ये तुम्हारी गलती नहीं है। सब खत्म हो गया है, मैंने इसे छोड़ दिया है। मैं कंट्री छोड़कर जा रहा हूँ। मैं शायद कभी वापस नहीं आऊँगा। देव सुन्न हो जाता है, फिर मुझे रोकने की कोशिश करता है। रोहन, मत जाओ, यहीं रहो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से आधा तुम्हारा है। नहीं, अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके लिए रुका जाए। जाने से पहले मैं इस घर पर आखिरी नज़र डालता हूँ। इसके अंदर बचपन की हर मेमोरी अब हरीश, उसकी मिस्ट्रेस और उनके बेटे से भरी हुई है, जैसे वे ही इसके ओनर हों। मैं पहले से तैयार कैन से पेट्रोल निकालता हूँ, हाउसकीपर की प्लीज़ को इग्नोर करता हूँ और बिना किसी एक्सप्रेशन के उस जगह को भिगो देता हूँ। फिर मैं आग लगा देता हूँ। लपटें उठती हैं और सब कुछ निकल जाती हैं। मैं अपना आखिरी बैग उठाता हूँ और बिना पीछे देखे चला जाता हूँ। देव पूरे रास्ते माफ़ी मांगते हुए मुझे एयरपोर्ट ले जाता है। इसकी भरपाई के लिए अपनी गैरेज की हर कार ऑफर करता है। मैं बस अपना सिर हिलाता हूँ और विंडो से टिक जाता हूँ। मैं रोहन, बिना किसी टैलेंट के भी सिर्फ ये फेस ही काफ़ी है। मुझे जो भी चाहिए अगला वाला हमेशा पिछले वाले से बेहतर ही होगा। बिल्कुल सही। हैंडसम रोहन को जो चाहिए वो मिलता है। एयरपोर्ट पर देव मुझे गले लगाता है और छोड़ने को तैयार नहीं होता। अभी भी माफ़ी मांग रहा है। मैं उसका दिल जानता हूँ। मैं उसे ब्लेम नहीं करता। ये उसकी वजह से नहीं है। मैं उसकी पीठ पर थपकी देता हूँ, फिर उसे छोड़ देता हूँ। उसे कैजुअल वेव करता हूँ और सिक्योरिटी की तरफ बढ़ जाता हूँ। देव तब तक देखता रहता है जब तक कि मेरा फिगर कॉरिडोर में गायब नहीं हो जाता। वो काफ़ी देर तक सन्नाटे में खड़ा रहता है, इससे पहले कि आखिरकार रिया को कॉल करने की हिम्मत जुटा पाए। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता है, फिर वो उठाती है। रिया, देव की आवाज़ तीखी है। मैं जानता हूँ कि तुम करण को पसंद करती हो, लेकिन तुम और रोहन फिर भी 3 साल तक साथ थे। वो हमेशा के लिए जा रहा है। तुम अलविदा कहने नहीं आ सकती? दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर कुछ सेकंड बाद
रिया की आवाज़ आती है, कौन गया? रोहन। वो चला गया। उसने बाहर की पहली अवेलेबल फ्लाइट ली। उसने कहा कि वो किसी और की शर्तों पर कभी वापस नहीं आएगा। अब खुश हो तुम? देव लगभग चिल्लाता है, फिर कॉल कट कर देता है। हर्ष डायल टोन सन्नाटे को भर देती है। रिया वहीं जम जाती है, फोन अभी भी कान से लगा हुआ, हिलने में असमर्थ। चला गया, कंट्री छोड़ दी, कभी वापस नहीं आएगा। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह पड़ते हैं। वो भौहें सिकोड़ती है, अपना फ़ोन माउस डेस्क पर फेंकती है और अपने सामने रखे क्रिटिकल मर्जर डॉक्यूमेंट्स पर फिर से फोकस करने की कोशिश करती है। लेकिन वो सारे घने ठसाठस भरे शब्द और नंबर्स पेज पर कीड़ों की तरह रेंगते हैं। वो फोकस नहीं कर पाती। उसका माइंड बार बार, बिना चाहे, उस लुक पर जा रहा है जो मेरे चेहरे पर था जब वे मुझे ले जा रहे थे। वो लुक। वो अपने कॉलर को खींचती है बेचैन होकर और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो काफ़ी देर तक बाहर घूरती रहती है, फिर अचानक अपनी कार की चाबियां उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। नीचे जाती लिफ्ट में वो एयरपोर्ट डायरेक्टर को उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल करती है। पता करो कि रोहन ने कंट्री से बाहर कौन सी फ्लाइट ली है अभी। जब तक वो रफ ड्राइविंग करते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है, डायरेक्टर पहले से ही वेट कर रहा होता है, साफ तौर पर नर्वस, जुमला वो सौंपने के लिए रेडी। मिस शर्मा, मिस्टर कपूर FX-108 फ्लाइट से पेरिस गए हैं। वो 20 मिनट पहले ही डिपार्ट हो चुकी है। रिया वहीं रुक जाती है। वो फ्लाइट FX-108 के बगल में लगे बड़े से डिपार्चर बोर्ड की तरफ देखती है। 3 हरे शब्द ठंडे और साफ चमक रहे हैं, डिपार्टेड। वो भीड़ भरे शोर शराबे वाले टर्मिनल में बिना हिले डुले खड़ी रहती है। उसके आसपास दर्जनों लैंग्वेज में आवाज़ें आ रही हैं। ट्रॉली बैग्स के पहिए गुजर रहे हैं। ट्रैवलर्स हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर करण का नाम। वो एक लंबी सांस लेती है और पिक करती है। रिया, मेरे सिर में अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या तुम बिजी हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पास्ट में वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उसके पास भागती, लेकिन इस वक्त वो उस प्लेन की छोटी सी लाइट को घूरती है जो अभी अभी डार्क स्काई में गायब हुई है, और वो काफी देर तक शांत रहती है। आखिरकार वो जवाब देती है, मैं आ रही हूँ। वो हॉस्पिटल के VIP रूम की तरफ बढ़ती है। करण हेडबोर्ड से टिका हुआ बैठा है, थोड़ा पीला दिख रहा है। जब वो उसे अंदर आते देखता है तो उसका चेहरा खिल उठता है। रिया उसके पास बैठती है, करण की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसका माइंड कहीं और है। वो उसकी अजीब खामोशी को पकड़ लेता है और ध्यान से टटोलता है। रिया, क्या तुम रोहन को लेकर वरीड हो? डैड ने मुझे बताया कि वो ऐसा ड्रामा करने के बाद कंट्री छोड़कर चला गया है। सच कहूं तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए दूर जाना कोई बुरी बात नहीं है। उसे थोड़ा टाइम दो, वो शायद संभाल लेगा। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। करण तुरंत से हिलाता है, बात को वहीं खत्म करके साफ तौर पर खुश दिख रहा है। लेकिन जो वो नहीं जानता वो ये है कि एक बार जब वो सो जाता है, रिया फिर से अपना फ़ोन उठाती है, उंगली स्क्रीन पर मंडरा रही है और आखिरकार अपने असिस्टेंट के साथ चैट खोलकर मैसेज टाइप करती है। रोहन बाहर क्या कर रहा है? उस पर नज़र रखो। मेरे लिए एक वीकली रिपोर्ट तैयार करो। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली सेंड बटन पर जाने वाली होती है, वो रुक जाती है। मैं ये क्या कर रही हूँ? वो बस थोड़ा सा टाइम पास था। क्या वो सच में इतने अटेंशन के लायक है? वो एक झटके में पूरा मैसेज डिलीट कर देती है। करण के साथ वापस पैचअप करने के बाद की लाइफ बाहर से एकदम परफेक्ट दिखती है। एक आइडियल मैच, एक ब्यूटीफुल कपल। रिया वो सब कुछ करती है जो एक गर्लफ्रेंड को कर चाहिए। डिनर्स, वर्क, सही इवेंट्स में शामिल होना। लेकिन सच्चाई सिर्फ रिया जानती है, ये लाइफ जो परफेक्ट दिखती है वो असल में अंदर से एकदम खाली और बेजान है। वो ऑफिस की विंडो के पास काम के बीच ही खो जाती है। उसे वो टाइम याद आता है जब मैं उसके सबसे बिजी मोमेंट्स में चुपके से अंदर आ जाता था, पीछे से अपनी बाहें उसके आसपास लपेट लेता था और जानबूझकर उसके कान में सांसें लेता था, जिससे उसका कंसंट्रेशन पूरी तरह खत्म हो जाता था। वो प्राइवेट जेट में खुद को संभालती है। उसकी नज़रें उस छोटे से वॉशरूम की तरफ जाती हैं, वही जहां से मैं आखिरकार उसे ब्लैंकेट में लपेटकर बाहर ले आया था। और जब मैंने ऐसा किया था तो वो पूरे रास्ते फुसफुसाते हुए शिकायतें कर रही थी। ये मेमोरीज जिन्हें अब सामने नहीं आना चाहिए था, भूत बनकर उसके सामने आती हैं, बिना बुलाए रेंगती हुई आती हैं, हर बार उसे बेचैन कर देती हैं। वो करण को उस एक्सक्लूसिव प्राइवेट डाइनिंग क्लब में ले जाती है जहां हम जाया करते थे। वो क्लब जिसकी बुकिंग महीनों पहले हो जाती है। खाना अभी भी लाजवाब है, माहौल अभी भी एलिगेंट है। रिया सन्नाटे में खाना खाती है, लेकिन उसका माइंड वापस इस बात पर चला जाता है कि कैसे मैं उसके नज़रें हटाने का वेट करता था और सीधे वही डिश चुरा लेता था जो उसे चाहिए होती थी। फिर मैं ये दावा करता था कि ये तीखा भी नहीं है, जब तक कि मैं उसका हाथ पकड़कर ठंडक के लिए सीधे उसके ग्लास से पानी नहीं पी लेता था और बिना किसी शर्म के उससे कहता था, जो तुम्हारा है वो मेरा है। हर मील पूरी तरह से कियोस्क में खत्म होता था, लेकिन उसमें एक लाइफ थी। और ये डिनर, ये इतना शांत है कि अकेली आवाज़ जो आ रही है वो क्रॉकरी से टकराते हुए चर्चों की है,
जो दम घोटने वाली है। रात में वो बेड की अपनी यूजुअल साइड पर लेटी होती है, आधी सोई हुई, और उसका हाथ ऑटोमेटिकली साइड में बढ़ता है और एक गर्म बॉडी पर जाकर टिकता है। लेकिन यह गलत है। वो वार्मथ गलत है, वो ब्राइट जलती हुई गर्माहट नहीं है, सांसें भी गलत हैं, कोई जानी पहचानी नेचुरल खुशबू नहीं है, यहाँ तक कि नींद की हल्की आवाज़ें भी गलत हैं। मैं कभी शांत होकर सोने वालों में से नहीं था। हमेशा बिना जाने ब्लैंकेट चुरा लेता था, किसी छोटे जानवर की तरह जो गर्माहट ढूंढ रहा हो। आधी नींद में सीधे उसकी बाहों में समा जाता था। रिया की आंखें अचानक खुल जाती हैं। एक गहरी, लगभग वायलेंट रिजेक्शन की वेव उसके चेस्ट में उठती है। पहली बार वो व्यावहारिक रूप से करण को एक तरफ धक्का देती है, उठती है और बेड से बाहर निकल जाती है। सो जाओ, मुझे अभी याद आया कि एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट है जिसे मुझे हैंडल करना है। उसके हैरान जवाब का वेट किए बिना वो सीधे स्टडी रूम में जाती है और डोर बंद कर लेती है। उसे अकेले रहने की ज़रूरत है, सन्नाटे की ज़रूरत है। उस चेहरे को जो उसके माइंड में लगातार क्लियर होता जा रहा है, उसे हमेशा के लिए बाहर निकालने की ज़रूरत है। एक हफ्ते बाद एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस गाला होता है और रिया करण के साथ उसमें अटेंड होती है। हर कोई कहता है कि वे साथ में परफेक्ट है। रिया को पूरी रात दम घोटने वाली लगती है। डिनर में एक बिगड़ा हुआ यंग मैन करण से उलझ जाता है, उसे जानबूझकर उकसाता है। करण की अकेली चाल ये है कि वो मुड़कर रिया की तरफ देखता है। पास्ट में रिया बीच में आ जाती। उसे हमेशा लगता था कि उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए जाहिर है उसे चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। लेकिन इस वक्त वो मेरे बारे में सोचती है। अगर उस सिचुएशन में मैं होता तो मैं शायद मुड़ता और अपना ड्रिंक सीधे उसी पर वापस फेंक देता, फिर बिना किसी परवाह के कहता, सो सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। कंपैरिजन उसी मोमेंट उसे जोर से हिट करता है। एक पुरानी फैमिली का यंग मैन, एक ऐसी फैमिली जिसका शर्मा फैमिली के साथ दुश्मनी का इतिहास रहा है, और एक ऐसा मुंह जो कभी रुकना नहीं जानता। वो हाथ में ड्रिंक लिए अकड़कर पास आता है। सुना है तुम्हारा और रोहन का झगड़ा हो गया, वो बाहर मजे कर रहा है। कितने अफसोस की बात है। मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रही है कि वो सब कैसा होता है। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, रिया बिना किसी वार्निंग के सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ता है, उसकी नाक से ब्लड बहने लगता है। पूरा रूम फ्रीज हो जाता है। हर पर्सन घूर रहा है कि अभी क्या हुआ। रिया बिना किसी हमदर्दी के उसे नीचे देखती है। तुम खुद को समझते क्या हो? फिर वो मुड़ती है, जमीन पर पड़े उस मैन को इग्नोर करती है, रूम में मौजूद हर शॉक चेहरे को इग्नोर करती है, उन सबको छोड़ते हुए कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, और अपने पीछे उतने ही शौक करण को लेकर बाहर निकल जाती है। ये उसकी लाइफ में पहली बार था जब उसने किसी इतने इम्पॉर्टेंट इवेंट में इस तरह अपना कंट्रोल खोया था, और ये सब मेरे बारे में कहे गए एक मामूली कमेंट की वजह से हुआ था। घर वापस जाते वक्त कार में भारी सन्नाटा छाया रहता है। करण हिला हुआ लगता है और एक लंबे पॉज के बाद वो ध्यान से बोलता है, रिया, मॉम का आज फिर कॉल आया था, पूछ रही थी कि हम शादी के बारे में कब सोच रहे हैं। रिया अपनी उंगलियों को अपनी कनपटी पर दाती है। उसकी आवाज़ फ्लैट है। अभी क्रॉस बॉर्डर मर्जर डील्स काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में है। ये बिजी टाइम है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। उस रात देर से रिया स्टडी रूम में अकेले बैठती है और अपने फ़ोन में पासवर्ड प्रोटेक्टेड एल्बम खोलती है। अंदर एक अकेला छोटा वीडियो है। ये कुछ साल पहले फ्रेंड्स की एक गैदरिंग का है। किसी ने मुझे गाने का चैलेंज दिया था, मैंने हार मान ली, स्टेज पर कूद गया, माइक पकड़ा और एक बीट वाले पॉप सॉन्ग में शुरू हो गया। उसे याद भी नहीं कि उसने इसे कब सेव किया था। वो सच में नहीं जानती। वो स्क्रीन पर उस फिगर को देखती है, फ्री, अलाइव, बेपरवाह, और उसकी कंपैरिजन अपनी लाइफ के सन्नाटे से करती है। रिया के दिल के आसपास कुछ कसने लगता है, टाइट, दम घोटने वाला। वो वीडियो को जोर से बंद कर देती है, फोन को डेस्क पर उल्टा पटक देती है। सांसें तेज चल रही हैं। टाइम बीतता है और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। राजधानी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिया एक बड़े ओवरसीज बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही है। कर्ण उसके मंगेतर के रूप में उसके साथ है। अराइवल को लो की रखना था। वे क्राउड से दूर रहने के लिए वीआईपी कॉरिडोर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, आवाज़ों की एक दीवार उनसे टकराती है। अराइवल हॉल खचाखच भरा हुआ है। सैकड़ों यंग लड़के और लड़कियां ग्लोइंग साइंस, फ्लावर्स और बैनर्स थामे हुए हैं। एक ही गरजती हुई आवाज़ में एक ही नाम चिल्ला रहे हैं, रोहन, रोहन। शोर इतना तेज है कि लगता है छत उड़ जाएगी। आम ट्रैवलर्स अपने रास्ते में रुक जाते हैं, मुड़कर घूरते हैं और फुसफुसाते हैं, वो कौन है, क्या चल रहा है? तुम सच में नहीं जानते? रोहन। वो इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। 3 साल पहले डेब्यू किया था। ऐसा चेहरा जो 1000 जहाज़ों को चला दे, और स्क्रीन पर 1000 चेहरों वाला इंसान। जैसे ही रिया मेरा नाम सुनती है, उसके पैर उसकी परमिशन के बिना रुक जाते हैं। उसकी आंखें शोर और क्राउड की नज़रों का पीछा करती हैं। कॉरिडोर के पार पिलर पर टंगे एक बड़े होर्डिंग पर जाकर टिक जाती हैं।
वो वहां पूरी तरह से शांत खड़ी रहती है, उस विशाल पोस्टर को घूरती हुई। पूरे हॉल का शोर उसके आसपास धुंधला हो जाता है, जब तक कि दुनिया में अकेली वही फिगर नहीं बच जाती जो स्टार की तरह चमक रही है। करण भी इसे देखता है और उसकी ग्रिप अनजाने में रिया के हाथ पर टाइट हो जाती है। रिया, वो रोहन है। मैंने सुना था कि वो बाहर गया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चला गया, शो बिजनेस में टाइम पास करने के लिए एक यंग मास्टर की लाइफ फेंक दी। उसकी टोन में जानबूझकर दिखाई गई बेपरवाही है। रिया को यह सुनाई नहीं था। वो इन पूरे 3 सालों से जानती है। उसने मुझे ढूंढने के लिए कभी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मेरी खबरें फिर भी उस तक पहुंच गईं। वो जानती थी कि मैंने टॉप पर डेब्यू किया, मेरी बनाई हर फिल्म को क्रिटिक्स ने सहा, और वो बॉक्स ऑफिस हिट रही। मैंने उससे कहीं ज्यादा मेजर अवार्ड्स जीते जितने वो गिन सकती थी। यहाँ तक कि उसने अपने असिस्टेंट से चुपके से मेरी बनाई हर फिल्म खरीदवाई, और जिस भी ब्रांड को मैंने एंडोर्स किया उसके पोस्टर्स और मर्चेंडाइज कलेक्ट करवाए। सब उसकी स्टडी रूम की सबसे छुपी हुई ड्रॉर में बंद थे। उसने बस कभी खुद को मेरे पास नहीं जाने दिया। तभी उसकी आंखें उमड़ती भीड़ को चीरती हुई उस फिगर पर जाकर टिक जाती हैं, जो अभी अभी रेगुलर अराइवल कॉरिडोर से बाहर निकला है, जिसके दोनों तरफ बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स खड़े हैं। बस एक नज़र और वो जानती है कि मैं किसी भी पोस्टर से ज़्यादा रियल में स्ट्राइकिंग हूँ। जबकि रिया क्राउड के पार मुझे देखती है, एक वुमन अचानक एक ब्राइट हंसी के साथ फैंस के बीच से निकलती है, जिसके हाथों में इक्वाडोरियन रोजेस का एक विशाल बंच है। ये अनन्या है, सनगार्ड्स फैमिली की वारिस। अनन्या मेरा कैरी ऑन बैग आसानी से ले लेती है, पास झुकती है और मेरे कान में कुछ फुसफुसाती है, और मैं सच में जोर से हंस पड़ता हूँ। ये देखते ही रिया के एक्सप्रेशन में कुछ टूट जाता है। उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि करण भी कांप उठता है। भी प्रैक्टिकली उन्हें पार्किंग लॉट में ले जाती है। बायोग्राफी के हिसाब से रिया की कार मेरी टीम की स्ट्रेच लिंकन के बिल्कुल बगल में पार्क है। रिया देखती है कि अनन्या स्माइल के साथ मेरे लिए डोर खुला रखती है। जैसे ही मैं अंदर बैठने वाला होता हूँ, कुछ मुझे रोकता है। मैं मुड़ता हूँ और मेरी आंखें रिया को ढूंढ लेती हैं। मैं एक पोलाइट नोट देता हूँ, रिया वो यहाँ क्यों है? मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उसी मोमेंट रिया का दिल उसके गले में आ जाता है। वो सच में अपनी पल्स सुन सकती है, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ सुन्न हो जाता है, क्योंकि वो मेरी आंखों में जो देखती है वो एक स्ट्रेंजर है जो वापस देख रहा है। रोहन मुश्किल से अपना सिर रिया की तरफ ऐसे झुकाता है जैसे किसी रैंडम फैन को एक्नॉलेज कर रहा हो जिसने उसे पहचान लिया हो। फिर वो पूरी तरह से बेपरवाह होकर नजरें हटा लेता है। वो बिना एक सेकंड के पॉज के कार के अंदर झुक जाता है। अनन्या ने इस बीच रिया को पिस कर लिया है। वो डोर बंद करती है और विंडो से रिया की तरफ अपनी भौं उठाती है। होंठ एक स्लो स्मर्क में मुड़ जाते हैं। फिर वो ब्लैक स्ट्रेच लिंकन आगे निकल जाती है, एयरपोर्ट पार्किंग गैरेज के एग्जिट से गायब हो जाती है। ये सब देखते हुए रिया वहीं फ्रीज खड़ी रहती है, जमीन में गड़ी हुई। करण उसके बगल से कई बार उसका नाम पुकारता है, लेकिन उसे एक वर्ड भी सुनाई नहीं देता। उसके कानों में से एक धीमा, लगातार बजता हुआ सन्नाटा है, और एक थॉट रिपीट पर चल रहा है, उसने मुझे देखा और उसने मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। होटल के स्वीट में वापस आकर रिया खुद को जोर से काउच पर गिरा देती है। वो सोती नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं। एयरपोर्ट उसके माइंड में बार बार प्ले होता है, जिस तरह से रोहन ने उसे देखा, जैसे वो कोई नहीं थी। रोहन और अनन्या के बीच की वो इजी इंटीमेसी और अनन्या का वो आखिरी स्मर्क। हर डिटेल जहर में डूबी हुई सुई है जो उसकी स्किन में चुभ रही है। और अब जाकर उसे एहसास होता है कि रोहन ने उसे जिस तरह से देखा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दूसरी औरत उसके बगल में खड़ी हो। जितना ज़्यादा वो सोचती है उतना ही वो टूटती जाती है। वो खुद को सीधा करती है, मिनी बार की तरफ बढ़ती है और अपने लिए किसी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का एक शॉट डालती है। क्या आप चाहेंगे कि इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाए? वो एक सांस में ड्रिंक खत्म करती है, फिर अपना फ़ोन उठाती है और अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। मुझे जिंग बे में रोहन के ठिकाने के बारे में सब कुछ चाहिए, उसका एड्रेस, अगले एक हफ्ते की उसकी हर एक मूव। और अनया, वो पिछले 3 सालों से क्या कर रही है? रोहन के साथ उसका क्या रिश्ता है? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। ऑर्डर दे दिया जाता है। रिया रूम में टहलते हुए वेट करती है। हर एक मिनट 1 घंटे की तरह लंबा लगता है। कई घंटों बाद उसका असिस्टेंट एक डिटेल रिपोर्ट के साथ वापस कॉल करता है। रोहन का एड्रेस और शेड्यूल पूरी तरह सामने है, लेकिन अनन्या के बारे में इंफॉर्मेशन रिया के दिल को और भारी कर देती है। अनन्या पुराने रईस खानदान से आती है और वो खुद भी बेहद काबिल है। 3 साल पहले जैसे ही रोहन ने कंट्री छोड़ी, उसने चुपचाप अपनी पूरी दुनिया यूरोप शिफ्ट कर ली और पेरिस में अपना बेस बना लिया। पर्दे के पीछे एक इन्वेस्टर के रूप में काम करते हुए उसने रोहन के लिए रास्ते साफ किए। अपने कनेक्शंस और रिसोर्सेज का यूज करके उसने रोहन को फैशन वर्ल्ड में एंट्री दिलाने और फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में हेल्प की। उन 3 सालों में वो एक बार भी उसके साइड से अलग नहीं हुई।
एक शांत, लगातार साथ देने वाली गार्डियन की तरह। उनका बॉन्ड ऐसा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। पब्लिकली वे क्लोज फ्रेंड्स के रूप में जाने जाते हैं। बात उससे आगे बढ़ी है या नहीं, इस पर दुनिया एक राय नहीं है। फ्रेंड्स, रिया एक ठंडी हंसी हंसती है। वो कॉल एंड करती है। एक मैन और एक वुमन, सिर्फ फ्रेंड्स, प्लीज। वो साफ देख सकती है कि अनन्या क्या चाहती है। और तुम रोहन, तुम उसके जैसी किसी लड़की को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकते हो? एक तीखी नफरत उस पर हावी हो जाती है। थ्रेट का एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी लाइफ में पहली बार रिया अनन्या के नाम को लेकर कुछ कड़वाहट महसूस करती है। उसे रोहन से मिलने की जरूरत है। उसे उसकी आंखों में देखकर पूछना है कि अनन्या सच में उसके लिए क्या है। फॉर्चुनेटली एक हफ्ते बाद वो मौका आ जाता है। उसका असिस्टेंट रिपोर्ट करता है कि रोहन एक टॉप बटकुट शो की आफ्टर पार्टी में अटेंड हो रहा है। रिया तुरंत जैक लगाकर खुद के लिए एक इनविटेशन हासिल करती है। ये इवेंट एक हिस्टोरिक प्राइवेट एस्टेट में रखा गया है। जैसे ही रिया अंदर कदम रखती है, उसकी नज़रें रोहन को ढूंढ लेती हैं। वो कई इंटरनेशनल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ गहरी बातचीत में बिजी है, आसानी से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच स्विच कर रहा है। रिया अपना ग्लास थामे भीड़ के बीच से उसे देखती है। वो वेट करती है। वो तब तक वेट करती है जब तक कि उसे रोहन की एनर्जी कम होती नहीं दिखती, जब तक कि वो अकेला गार्डन की तरफ देखने वाली टेरेस पर नहीं चला जाता। अब वो बिना अटेंशन खींचे उसके पीछे जाती है। टेरेस पर रात की हवा ठंडी है। रोहन रेलिंग से टिका हुआ दूर झील को निहार रहा है। रिया पीछे से पास आती है। एक गहरी सांस लेती है। अपने अंदर के तूफान को दबाती है, लेकिन फिर भी जो शब्द बाहर निकलते हैं उनमें एक तीखापन होता है। तुम्हारे और अनन्या के बीच क्या चल रहा है? रोहन को उसके वहां होने पर कोई सरप्राइज नहीं होता। वो मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाता। अच्छा, तो ये मिस शर्मा है। काफी टाइम हो गया। मैं किसी के साथ कुछ भी करूं या ना करूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई रिपोर्ट देनी है। वो टाइटल मिस शर्मा और उसके पीछे की ठंडक रिया का दम घोटने लगती है। वो और पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम 3 सालों से गायब थे और तुमने पूरी तरह से अपना जजमेंट खो दिया है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अनन्या किस तरह की पर्सन है। उसने मुझसे भी ज्यादा फ्लर्ट किया है। वो तुम्हें भला क्या दे सकती है? इस पर रोहन आखिरकार मुड़ता है। वो शांत गंभीर नजरों से उसे नीचे देखता है। मिस शर्मा, आप बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। आप कहती हैं कि अनन्या फ्लर्ट करती है। फनी है, मैं भी जिंग बे के सोशल सर्किट में सबसे बदनाम प्ले बॉय हुआ करता था। हम एकदम परफेक्ट मैच है। इसके अलावा अनन्या ने कभी नहीं छिपाया कि वो मेरे बारे में क्या फील करती है। वो मेरी हर चॉइस, मेरी हर बाउंड्री की रिस्पेक्ट करती है। उन लोगों की तरह नहीं जो कभी सच में मेरे थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने ट्राई करने के बहाने किसी और की लाइफ के पूरे 3 साल वेस्ट कर दिए। रिया, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा बुरा कौन है? शब्द चेहरे पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगते हैं। रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अपना मुंह खोलती है, लेकिन कहने को कुछ नहीं है। तभी एक आवाज बीच में आती है। मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ गायब हो गए और तुम यहाँ ऐसे इंसान के पास फंसे हो जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अनन्या आगे बढ़ती है, सांस लेने जितनी नेचुरल तरीके से रोहन की बाहों में अपनी बाहें डालती है। मिस शर्मा, लॉन्ग टाइम नो सी। ये क्या चल रहा है? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ छोटी सी चैट? माहौल थोड़ा टेंस लग रहा है। बॉयफ्रेंड वर्ड रिया को सिर पर लगे घूंसे की तरह हिट करता है। उसकी पुतियां सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी नज़र रोहन पर टिकाती है, चुपचाप घूरती हुई, उससे इस बात से इनकार करने की भीख मांगती हुई। सिर्फ एक झिझक भी काफ़ी होती। लेकिन रोहन बस अनन्या की तरफ अपना सिर झुकाता है। रिया की तरफ एक नज़र देखे बिना उसके शब्दों को ऐसा ही रहने देता है। अनन्या रिया के हर एक रिएक्शन को देखती है और स्माइल करती है। मैंने सुना है कि तुम्हारा और रोहन का थोड़ा पास्ट रहा, लेकिन अब वो पुरानी बात हो चुकी है। रोहन के पास मैं हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए प्लीज खुद को तकलीफ मत दो। वो रुकती है, अपनी नज़र जानबूझकर रिया के पीछे खाली जगह पर ले जाती है। वैसे आज रात करण कहाँ है? उसे साथ नहीं लाई? तो आप यहाँ किस लिए आई हैं मिस शर्मा? साइड में कुछ नया ढूंढने? बेचारा करण। इससे पहले कि रिया एक भी वर्ड बोल पाती, अनन्या मुड़ती है और रोहन को अपने साथ खींच लेती है। रिया वहीं खड़ी रहती है, उन्हें एक साथ जाते हुए देखती है। उसका हाथ साइड में भींचकर मुट्ठी बन जाता है। अपनी लाइफ में पहली बार चखती है कि दिल के चीर दिए जाने का क्या मतलब होता है। पार्टी के बाद रिया एक डेंजरस सन्नाटा फैलाती हुई घर आती है। करण इसे तुरंत भांप लेता है और भी ज्यादा केयरफुल हो जाता है। आसपास मंडराता है, सॉफ्ट वर्ड्स बोलता है, चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। उस शाम वो उसके लिए गर्म दूध का एक कप लाता है और रूम में कदम रखता है। रिया, तुम आजकल खुद को बहुत थका रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूं? याद है जब हम पहली बार मिले थे? एक बार जब मैं पेड़ पर फंसी बिल्ली को बचाने के लिए ऊपर चढ़ा था और सीढ़ी से लगभग गिर ही गया था। तुम्हारे हेल्प करने के बाद हम साथ आए थे। मैं तब भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करता था। तुम हमेशा कहती थी कि इससे तुम्हें अच्छा लगता है। वो उन्हें उस मेमोरी से वापस खींचने की कोशिश कर रहा है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन जितना ज्यादा रिया सुनती है, उसकी थ्योरियां उतनी ही गहरी होती जाती हैं। किसी ऐसे रीजन से जिसे वो समझा नहीं सकती,
एक मेमोरी सामने आती है, बहुत पहले की बात। कपूर हाउस का एक पुराना सर्वेंट अपनी सांसों में फुसफुसा रहा था कि करण बचपन में भी कभी जानवरों को पसंद नहीं करता था, कि उसने एक बार चुपके से पड़ोसी की बिल्ली को मार डाला था। और फिर उसे रोहन की कही एक बात याद थी है, जो उसने करण के बारे में कही थी, तीखी और ताने से भरी, जिसे उसने हमेशा इग्नोर कर दिया था, ये कहकर खारिज कर दिया था कि रोहन ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त कुछ क्लिक करता है। वो चुपचाप अपना हाथ बढ़ाती है और करण के हाथ को हटा देती है। ठीक है, मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। करण के पास करने को कुछ नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जोर दे। वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद रिया का बहुत काबिल असिस्टेंट पुराने फाइलों के एक बैच को छांट रहा होता है जो घर से भेजे गए थे। तभी उनके हाथ कुछ लगता है, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी, जिसे सालों से जानबूझकर दबा दिया गया था। यह रोहन की मदर की डेथ वाले कार एक्सीडेंट से रिलेटेड है। रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि वो क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। ऐसे साइंस हैं कि उसे जानबूझकर अंजाम दिया गया था। और जिसे सबसे ज़्यादा फायदा होना था वो हरीश था, जो पावर में आया और तुरंत कपूर ग्रुप का कंट्रोल ले लिया। लगभग उसी टाइम रिया के कपूर ग्रुप के अंदर बैठाए गए एक इन्फॉर्मर का अर्जेंट मैसेज आता है। कपूर ग्रुप पहले से ही अंदर से खोखला हो चुका है। हाल के सालों में हरीश भारी रकम निकाल रहा है, एसेट्स छिपाने के लिए उन्हें ऑफशोर ट्रांजैक्शंस के नेटवर्क से रूट कर रहा है। और करण और वेरा, माँ और बेटा, सिर्फ जानते ही नहीं थे, वे इसमें पूरी तरह शामिल थे। कपूर ग्रुप कर्ज में डूबा है, तबाह होने की कगार पर है। लेकिन जो बात रिया को जमीन खिसक जाने की तरह हिट करती है, वो इसके बाद आती है, एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग। इसमें करण फोन पर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा है। उस वक्त मैंने जानबूझकर खुद को उस सीढ़ी से नीचे फेंका था। पूरी बिल्ली वाली रेस्क्यू फेक थी। मुझे रिया का अटेंशन चाहिए था। उसके जैसी औरतें हर बार इस तरह के ड्रामे में फंस जाती हैं। गार्डन वाला इंसिडेंट, वो भी मैंने ही स्टेज किया था। मुझे पता था कि रिया बाहर आने वाली है, इसलिए मैंने टाइम सेट किया और सीधे उसके रास्ते में आ गया। और क्लब वाला लाइट फिक्सचर, मैंने किसी को पैसे दिए थे उसे ढीला करने के लिए। मैं चाहता था कि वो जोर से लगे, लेकिन वो बस मुझे छूकर निकल गया। फिर भी काम तो हो गया। और रोहन, वो खुद को समझता क्या है ये सोचकर कि वो मुझसे compete कर सकता है। रिया का दिल हमेशा से मेरा था। एक छोटी सी ट्रिक और उसने सब पर बिलीव कर लिया, यहाँ तक कि रोहन को दिनों के लिए बंद भी करवा दिया। इसी मोमेंट पर जाकर रिया आखिरकार सच देख पाती है, जिसे वो अपनी लाइफ का लव समझती थी। वो शुरुआत से ही एक झूठ था। और हर वो जख्म जो उसने रोहन को दिया, वो उसी झूठ पर बना था। वो पूरी तरह बेवकूफ़ बनी रही, इस माँ बेटे के हाथों हर कदम पर कठपुतली की तरह नाचती रही। रिया की टांगें जवाब दी जाती हैं। वो चादर की तरह सफ़ेद होकर फर्श पर गिर पड़ती है। वो तुरंत किसी से करण को अपने रूम में बुलवाती है। जब वो एविडेंस उसके सामने फेंकती है, तो वो पहले इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन पक्के सबूतों और रिया के गुस्से के पूरे वजन के सामने उसके डिफेंस टूट जाते हैं। वो फर्श पर गिर पड़ता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। रिया, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। मुझे रोहन से जलन होती थी। मैं बस चाहता था कि तुम मेरी ज़्यादा केयर करो। आई एम सॉरी, मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। प्लीज़ मुझे एक और चांस दो। रिया नीचे देखती है कि करण कितना नीच और डेस्परेट बन चुका है। उसे कोई तरस महसूस नहीं होता, सिर्फ नफरत होती है। और उसी टाइम रोहन का चेहरा बिना बुलाए उसके माइंड में तैर जाता है। अपने सबसे बुरे दौर में भी, अपने सबसे बुरे दर्द में भी, रोहन ने कभी भीख नहीं मांगी, कभी रेंगता हुआ नहीं आया। इस मोमेंट पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। जिसने उसके दिल को छुआ था, वो कभी करण नहीं था। फर्स्ट लव का ये फेक ड्रामा नहीं, वो हमेशा से वही रियल वाला था। जिंदा दिल और सच्चा रोहन, जिसने उसे अपना सब कुछ दे दिया था, तब भी जब उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने करण के लिए जो कुछ भी फील किया था, वो बस खुद को दिया गया धोखा था। अब जब सच बाहर आ चुका है, रिया रूथलेस एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ती है। वो हरीश को ऑर्डर देती है कि वो चुराया गया हर एसेट तुरंत वापस करे। फिर अपने कनेक्शंस का यूज करके करण और वेरा के क्राइम का एविडेंस अथॉरिटीज को सौंप देती है। वो करण के साथ सब कुछ खत्म कर देती है, पूरी तरह, परमानेंटली, बिना एक मोमेंट की झिझक के हर रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन जब ये सब हो जाता है, तो जो वो फील करती है, वो राहत नहीं है, वो खालीपन है। रोहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, भले ही इसकी सबसे छोटी चांस ही क्यों ना हो। अपनी लाइफ में पहली बार रिया प्राइड और डिग्निटी के हर टुकड़े को साइड में रख देती है। वो उस विला में जाती है जिसे उसके असिस्टेंट ने ट्रैक किया था, और बाहर वेट करती है। शाम के 7 बजे वो वहाँ एक एलिगेंट पेपर बैग थामे खड़ी है। अंदर एक क्लासिक बेकरी का सिग्नेचर केक है जो रोहन को बहुत पसंद हुआ करता था, खास तौर पर मंगवाया गया। उसे याद है कि रोहन को मिठाइयाँ कितनी पसंद है, खासकर जब वो बुरे मूड में होता है। कैसे मीठे का बस एक बाइट उसका सारा टेंशन दूर कर देता था।
लेकिन वो उस कार में पूरी रात वेट करती है जब तक कि उसकी आंखें लाल नहीं हो जाती, जब तक कि वो अंदर से खाली और थकी हुई नहीं दिखने लगती, जब तक कि आसमान हल्का नहीं पड़ने लगता। और आखिरकार एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार आती है और विला के गेट पर रुकती है। रोहन ड्राइवर साइड से बाहर निकलता है, पैसेंजर साइड की तरफ जाता है और अनन्या के लिए डोर खोलता है। अनन्या ऊपर हाथ बढ़ाकर उसके बालों को बिखेरती है, कुछ कहती है, कुछ ऐसा जिससे रोहन हंस पड़ता है। वाह और बेपरवाह। ये सीन सीधे रिया को चीर कर निकल जाता है। वो अपनी कार का डोर खोलती है और उनकी तरफ बढ़ती है। रोहन, क्या हम बात कर सकते हैं? रोहन उसकी आवाज़ सुनकर मुड़ता है। जब वो देखता है कि कौन है तो उसकी त्योरियां तुरंत तन जाती हैं। मिस शर्मा, आप यहाँ क्यों हैं? बात करने को कुछ नहीं है। रिया एक डेस्परेट कदम आग बढ़ाती है, अपने फ़ोन को टटोलती है, एविडेंस निकालने के लिए हाथापाई करती है। रोहन, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने करण और उसकी फैमिली की हर करतूत की जांच की है। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। वो गार्डन, वो क्लब का लाइट फिक्सचर, तुम्हारी मदर का एक्सीडेंट, उनमें से कुछ भी एक्सीडेंट नहीं था। वो सब उनकी चाल थी। मैं अंधी थी, मैं बेवकूफ़ थी, मैंने उन्हें खुद को बेवकूफ़ बनाने दिया। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, रोहन अपना हाथ उठा देता है। रिया वहीं थम जाती है। सच तो अब बाहर आ चुका है। और फिर क्या? तुम्हें क्या लगा था मैं रोता हुआ तुम्हारे पास भागता हुआ आऊंगा और कहूंगा, अब जब तुम सब जान गई हो तो चलो साथ हो जाते हैं? रिया, तुम्हारी ये माफ़ी, तुम्हारा ये पछतावा, इनमें से किसी भी चीज़ का अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जो नुकसान होना था वो हो चुका है। तुम्हारे जरिए कचरे की तरह फेंक दिए जाने की वो जिल्लत, उस डिटेंशन सेंटर में मेरी कलाई तोड़े जाने का वो दर्द, ये चीज़ें तुम्हारे सॉरी कह देने या सबूत दिखा देने से गायब नहीं हो जाती। बोलते बोलते रोहन की नज़र रिया के हाथों में थमे उस पेपर बैग पर पड़ती है। वो एक ठंडी बेपरवाह हंसी हंसता है। अभी भी मेरी पसंदीदा बेकरी याद है? काफ़ी मेहनत की मिस शर्मा। दुनिया के दूसरे कोने से खास मंगवाया है इसे। वो अपनी नज़रें उठाता है और सीधे उसके उड़ते हुए रंग वाले चेहरे में देखता है। लेकिन मैं अब मीठा नहीं खाता। बहुत भारी और बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। और इसी के साथ रोहन मुड़ता है और गेट के अंदर अनन्या के पीछे चला जाता है। भारी लकड़ी का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है और रिया बाहर अकेली छूट जाती है। वो वहां बिल्कुल शांत, बेजान खड़ी रहती है। उसके हाथों में थामा बैग असहनीय रूप से भारी लग रहा है। विला के अंदर रोहन ठंडे दरवाजे पर अपनी पीठ टिकाता है और धीरे धीरे फिसलकर फर्श पर बैठ जाता है। वो ये नाटक नहीं कर सकता कि उसे दर्द नहीं हो रहा। उसके सीने में अब भी एक धीमा चुभता हुआ दर्द है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वो महसूस कर रहा है वो है एक राहत और थकावट। किसी को पीछे छोड़ना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। अनन्या फर्श पर उसके बगल में बैठती है और धीरे से उसे अपनी बाहों में लेती है। रोहन, मैं यहीं हूँ। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। ये सब अब तुम्हारे पीछे छूट चुका है। हाँ, ये सब पीछे छूट चुका है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। रिया उसमें खड़ी है, अंदर से पूरी तरह खाली और खोई हुई, उस खिड़की को घूरती हुई जो उसके लिए अब कभी नहीं खुलेगी। उसकी आंखें बेजान हैं। वो जानती है कि जो उसने खो दिया है वो हमेशा के लिए चला गया है। जब वो आखिरकार घर वापस लौटती है तो रिया कई दिनों के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। किसी से मिलने से इनकार कर देती है, किसी बिजनेस डील पर ध्यान नहीं देती, बस आसमान को घूरती रहती है। रोहन के कहे शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। इनमें से किसी भी चीज़ का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से उसने उसे एक अजनबी की तरह देखा था, वो इसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि रोहन ने उसे अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से काट फेंका है या कोई दूसरी औरत उसके बगल में खड़ी है। लेकिन उसे होश में लाने के बजाय उसे वापस पाने की उस पहली नाकाम कोशिश ने उसके अंदर की किसी और चीज को जगा दिया। उसके वजूद में बसी किसी चीज को कंट्रोल करने की, हासिल करने की जिद। मैं रिया शर्मा, जो चाहती हूँ उसे हासिल करने में कभी नाकाम नहीं हुई। रोहन, मुझे अब साफ दिख रहा है, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। एक लगभग पागलपन भरा विचार उसके दिमाग में घर कर जाता है। उसे एक ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जहां रोहन के पास उसका सामना करने के अलावा कोई रास्ता न बचे, जहां उसे रिया की ज़रूरत पड़े। वो फ़ोन उठाती है और अपने चीफ असिस्टेंट को कॉल करती है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सब लगा दो। पता करो कि रोहन की सबसे इंपॉर्टेंट अपकमिंग बिजनेस डील कौन सी है, और चाहे जो हो जाए मैं उसमें एंट्री ले रही हूँ। उसका असिस्टेंट बहुत तेज है। रिपोर्ट जल्दी ही वापस आती है। रोहन की टीम 100 साल पुराने लग्जरी ब्रांड के साथ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी बातचीत कर रही है। वे बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पर हैं। रिया की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो तुरंत शर्मा ग्रुप के नाम से उस ब्रांड के हेडक्वार्टर को एक पार्टनरशिप प्रपोजल भेजती है। एक ऐसी डील जिससे उसे फायदे से ज्यादा नुकसान होने वाला था। बस एक शर्त के साथ, रोहन को ग्लोबल एम्बेसडर साइन करने में देरी की जाए। शर्मा ग्रुप के रसूख पर कोई सवाल नहीं था, खासकर एशियाई बाजार में इतने बड़े ऑफर के सामने। ब्रांड की लीडरशिप जैसा सोचा था,
वैसा ही हिचकिचाने लगी। अगले दिन होने वाली ओवरसीज वीडियो साइनिंग कॉन्फ्रेंस को आगे के मूल्यांकन तक टाल दिया गया। जब यह खबर रोहन की टीम तक पहुंचती है तो माहौल तुरंत ठंडा पड़ जाता है। उसके मैनेजर का चेहरा चिंता से तन जाता है और वो रोहन की तरफ देखता है। रोहन शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी अपकमिंग फिल्म के सीन की लाइनें दोहरा रहा है। वो ये खबर सुनता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। जाहिर है, ये बिल्कुल रिया का स्टाइल था। वो उसे अपना सिर झुकाने पर मजबूर करना चाहती है। अनन्या सोफे पर आलस से लेटी हुई अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो ये सुनती है, वो फोन नीचे रखती है और रोहन के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। रिलैक्स, मैं हूं ना। रिया की पहुंच की भी एक लिमिट है। जब ओवरसीज वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा रीशेड्यूल होती है तो ब्रांड के बोर्डरूम में बड़ी स्क्रीन एक एक करके लाइव होती है। पहले रोहन, फिर अनन्या की टीम और फिर रिया। मीटिंग शुरू होती है। ब्रांड का सीईओ बहुत संभाल कर शब्द चुनता है और उस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हवाला देता है जो शर्मा ग्रुप ने प्रपोज की थी। उसके शब्दों के पीछे की हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। रिया अपना दांव खेलती है। शर्मा ग्रुप को आपके ब्रांड के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। हमारा मानना है कि ये पार्टनरशिप दोनों तरफ के लिए एक जीत होगी। जहां तक एम्बेसडर के चुनाव की बात है, मेरा मानना है कि इस पर और ध्यान से सोचने की ज़रूरत है ताकि ये पक्का हो सके कि उस इंसान की इमेज गहराई से ब्रांड की कोर वैल्यूज से मेल खाती है। उसने कभी रोहन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा साफ था कि रोहन शायद इस रोल के काबिल न हो। मीटिंग का माहौल 0 डिग्री तक गिर जाता है और तभी अनन्या की आराम से भरी आवाज़ गूंजती है। मिस शर्मा, काफ़ी टाइम हो गया। ज़रा बताइए, क्या घर पर करने के लिए काफ़ी काम नहीं बचा जो आप यूरोपियन फैशन वर्ल्ड में ये तय करने इतनी दूर आ गईं कि किसे कास्ट किया जाए? वो अपनी नज़रें सीधे सीईओ की तरफ मोड़ती है। उसकी आवाज़ एकदम सख्त और साफ हो जाती है। चार्ली, रोहन की इमेज, प्रोफेशनलिज्म और मार्केट में उसका होल्ड खुद बोलता है। सेनगार्ड्स फैमिली फाउंडेशन लंबे समय से आपके सबसे बड़े आर्ट स्पॉन्सर्स में से एक रहा है। मैं पर्सनली आपके ब्रांड की वैल्यूज़ की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे यकीन है कि रोहन को अपना ग्लोबल एम्बेसडर चुनना ही इकलौता सही फैसला है। जहां तक कुछ बाहरी दखलंदाजी की बात है, वो रुकती है। उसकी आंखें स्क्रीन के उस पार रिया जहां बैठी है वहां टिकती हैं। बिजनेस के अपने रूल्स होते हैं। जो चीज़ें इस टेबल से ताल्लुक नहीं रखती, उन्हें यहाँ मत लाइए। रोहन आज जहाँ है अपने टैलेंट और कड़ी मेहनत की वजह से है, इसलिए नहीं कि किसी ने उसे थाली में सजाकर कुछ दिया है। उसे ऐसे डील्स एक्सेप्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनमें कंडीशंस जुड़ी हों। सो की बातें एक तीखे थप्पड़ की तरह लगती हैं जो सेबल और द रूम दोनों को हिलाकर रख देती हैं। यूरोप में शॉन्ग फैमिली की जड़ें और रीच शेन ग्रुप से पूरी तरह एक अलग लीग में है। इसके बाद रिवन की बोलने की बारी आती है। वह एकदम शांत और कंप्लीट कमांड के साथ बोलता है। ब्रांड की 100 साल पुरानी हिस्ट्री, उसकी आर्टिस्ट्री और क्राफ्ट और उसके सोल को सामने रखता है। वह अपनी खुद की जर्नी और विजन से एक बहुत ही कंपेलिंग अप्रोच प्रपोज करता है। वह एकदम प्रिसाइज और कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल उस ए लिस्ट स्टार की तरह जो वह बन चुका है। एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे को देख देख कर तारीफ करते हैं। उनका बचा कुचा हेजिटेशन भी खत्म हो जाता है। सीईओ तुरंत फैसला लेता है, परफेक्ट, वही सही इंसान है। ग्लोबल एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। सेबल की स्क्रीन पहले डार्क होती है। वह अपने ठंडे खाली ऑफिस में अकेली बैठी डायल टोन सुन रही है। उसकी उंगलियां गुस्से से जकड़ी हुई हैं। उस रात वह अपनी असिस्टेंट पर चिल्लाती है, जो बिना हिले डुले बस सांस रोके खड़ी है। क्यों? वह मुझे चीज़ों को सही करने का एक चांस भी क्यों नहीं देता? रिवन को जो भी चाहिए, वेल्थ, कनेक्शन, स्टेटस, मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ। 10 गुना, 100 गुना ज्यादा। तो आखिर वह चाहता क्या है? असिस्टेंट उसे एक डरावनी स्थिति में जाते हुए देखती है, थोड़ी देर हेजिटेट करती है और आखिरकार बहुत शांत आवाज में बोलती है, मिस शेन, शायद रिवन जो चाहता है वह कभी ये सब चीजें थी ही नहीं। इन शब्दों से सेबल रुक जाती है। अगर ये चीजें नहीं, तो फिर क्या? पहली बार वह सच में एक ऐसे सवाल के साथ बैठती है जो उसने पहले कभी नहीं पूछा था। अनकंडीशनल ट्रस्ट, अनवेवरिंग चॉइस या सिर्फ प्यार? वो बार बार इस बारे में सोचती है लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता। और तभी जैसे ही वह सोच में खोई होती है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट उसकी नसों में बर्फ जमा देता है। ब्रेकिंग न्यूज़, सदर्न फ्रेंच एल्प्स में कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल की वजह से सीवियर फ्लैश फ्लडिंग और मडस्लाइड्स आए हैं। कई विलेजेस से पूरा कम्युनिकेशन टूट चुका है। रोड्स पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तभी उसकी असिस्टेंट का एक अर्जेंट मैसेज आता है, रेवन उसी एरिया में है। जैसे ही वह आखिरी लाइन पढ़ती है, सेबल की सांसें थम जाती हैं। रेवन को उस टाउन के पास इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड के एक चैरिटी शूट के लिए इनवाइट किया गया था, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पूरे रीजन का कम्युनिकेशन कट ऑफ हो चुका है। वह जिंदा है या नहीं, यह किसी को नहीं पता। उसी समय सेबल एक बहुत ही क्रिटिकल बोर्ड मीटिंग ले रही थी, जो अगले डेकेड के लिए शेन ग्रुप की स्ट्रैटेजी तय करने वाली थी। जैसे ही असिस्टेंट उसे यह न्यूज़ देती है, वह तुरंत खड़ी हो जाती है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई पॉज नहीं। बोर्ड के सारे मेंबर्स हैरान होकर देखते रह जाते हैं।
जब वह अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिराती है और बाहर निकल जाती है। तुरंत एक प्लेन रेडी करो। नहीं इसके लिए सबसे तेज रोड, नहीं सीधे सबसे पास वाले ऑपरेशनल एयरपोर्ट पर चलो। एरिया की हर रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करो। बेस्ट टीम्स को हायर करो। मनी कोई इशू नहीं है, मैं खुद जा रही हूँ। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस एम्पायर्स, अब किसी बात का कोई मतलब नहीं है। उसके दिमाग बस एक ही सोच है, रेवन को ढूंढना। कुछ घंटों बाद सेबल एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल माउंटेन रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचती है और सबसे पास के छोटे एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाती है। वेदर बहुत खराब है। आसमान में घने काले बादल छाए हैं, तेज हवा और बारिश सब कुछ तबाह कर रही है। एक सेकंड भी रुके बिना सेबल हेलीकॉप्टर में बैठती है और सीधे उस एरिया की तरफ निकलती है जहां से संपर्क टूट चुका था। लेकिन हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता। वह बस जमीन के एक टुकड़े के ऊपर हवर कर सकता है। क्रू के मना करने के बावजूद सेबल सबसे पहले रोप के सहारे नीचे मड में उतरती है। रेस्क्यू टीम का नेता आगे की तबाह रोड को देखता है जो पूरी तरह पानी में डूबी है, टूटी हुई है और पेड़ गिरे पड़े हैं, और उसका हाथ पकड़ लेता है। मिशन, आगे कंडीशंस बहुत डेंजरस है। मडस्लाइड्स अभी भी एक्टिव हैं, आप नहीं जा सकती। कम बातें करो, रास्ता दिखाओ। सेबल की आंखें लाल हैं। वह पहले से ही सबसे आगे पुश कर रही है। पानी उसके घुटनों तक आ गया है। हड्डी जमा देने वाली ठंड है और पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं। एक छोटे कोलैप्स से बचने की कोशिश में एक बड़ा पत्थर पीछे आ रही उस पैक की तरफ तेजी से रोल होता है जिसमें क्रिटिकल रेस्क्यू इक्विपमेंट थे। बिना सोचे सेबल उस पैक को बचाने के लिए खुद को आगे फेंक देती है। वह पत्थर सीधे उसकी लेफ्ट आर्म पर लगता है और उसकी हड्डी तक गहरा घाव कर देता है। मिचेन, एक टीम मेंबर, उसकी मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेबल उसे मना कर देती है। टाइम नहीं है। वह कपड़े की एक पट्टी फाड़कर घाव पर कसकर बांधती है और अपने दांत भींचकर आगे बढ़ जाती है। 10 घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आखिरकार रिवन एक थोड़े ऊंचे इलाके क्लासरूम में मिलता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। रिवन वहां कुछ टीचर्स के साथ बच्चों को संभाल रहा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है, कपड़े गंदे और भीगे हैं, लेकिन वह बिल्कुल शांत है। वह बच्चों को डर से बचाने के लिए एक शांत कहानी सुना रहा है। जब सेबल कीचड़ और खून से सनी हुई दरवाजे पर आकर रुकती है तो सब जम जाते हैं, रिवन भी। वो ऊपर देखता है और सेबल देखते ही उसका चेहरा डिसबिलीफ से शांत हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं, जैसे समय रुक गया हो। सेबल रिवन को जिंदा और सुरक्षित देखती है और वह बोझ जो उसने दिनों से संभाल रखा था अचानक हल्का हो जाता है। उसे हाथ के दर्द का कोई एहसास नहीं होता, ना ही उसे अपनी हालत की परवाह है। वह लंबे स्टेप्स लेती हुई कमरे के पार जाती है और रिवन को कसकर गले लगा लेती है। रिवन, रिवन तुम ठीक हो। रिवन उसकी पकड़ में शांत खड़ा रहता है। उसकी तेज धड़कनों और कांपते शरीर को महसूस करता है। वह उसका हाथ थपथपाता है और फिर उसे आराम से पीछे हटा देता है। मिस शन, यहाँ आने के लिए थैंक यू, मैं ये नहीं भूलूंगा। सेबल की बाहें खाली हो जाती हैं। रिवन के चेहरे का शांत भाव देखकर उसके चेहरे का सुकून गायब हो जाता है। वह बस वहां चुपचाप खड़ी रहती है। तभी बाहर एक और हेलीकॉप्टर के लैंड होने की आवाज आती है। सोले दूसरी रेस्क्यू टीम और सप्लाईज के साथ पहुंच चुकी है। वह क्लासरूम में भागती हुई आती है और रिवन को ढूंढती है। उसे सही सलामत देखकर उसके चेहरे पर राहत साफ दिखती है। फिर उसकी नज़र सैबल पर पड़ती है। सैबल की चोट को देखकर सोल की आंखों में एक तीखा अलर्ट भाव आता है। पास ही बने एक टेम्पररी शेल्टर में मेडिक सेबल के घाव को साफ करके टाँके लगा रहे हैं। घाव गहरा है, लेकिन सेबल को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा। उसकी आंखें रिन को फॉलो कर रही हैं, जो कमरे में काम में लगा है। वह अपनी असिस्टेंट की तरफ झुकती है और धीरे से पूछती है, जब उसने मेरी चोट देखी, क्या वह थोड़ा सा भी कंसर्न लगा? असिस्टेंट उसके पीले और उदास चेहरे को देखती है और चुपचाप नजरें झुका लेती है। सन्नाटे में ही जवाब छिपा था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। सोल ने अपनी आंखों से देखा था कि सेबल ने रिवन के लिए कैसे अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इससे सोल अंदर तक हिल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सेबल की फीलिंग रिवन के लिए बहुत गहरी है और वह अब और वेट नहीं कर सकती। इसलिए इससे पहले कि राहत कार्य खत्म हो और रिवन की टीम वापस लौटे, सोल एक छोटी पहाड़ी पर टेम्परेरी शेल्टर के पास रिवन को ले जाती है, जहां तारे साफ दिख रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। सोल अपने सामने रिवन को देखती है, एक गहरी सांस लेती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रिवन, एक बात है जो मैं तुमसे बहुत समय से कहना चाहती थी। मुझे लगता है अब सही समय है। मैं जानती हूँ बचपन में तुम मुझे बहुत अनोइंग समझते थे, जो हमेशा तुम्हारे रास्ते में आती थी और लड़ती थी। सच यह है कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुम्हारा अटेंशन कैसे पाऊं। तुम एक छोटे सूरज की तरह चमकते थे, हमेशा लोगों से घिरे हुए। मेरा वह बेवकूफ़ाना और लड़ाकू तरीका ही अकेला रास्ता था जिससे मैं तुम्हें याद रह सकती थी। फिर हम बड़े हुए और मैंने खुद को बांस और शराब में डुबा दिया, क्योंकि तुम्हें साबल के साथ देखना मुझे बहुत दर्द देता था। जब तुम अब्रॉड गए, मैं भी तुम्हारे पीछे आ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। रिवन उसकी बात सुनकर काफी देर तक शांत रहता है।
पिछले 3 सालों में सोल ने उसके लिए जो कुछ भी किया वह सब उसे याद आता है। आज भी देश में उसके अकेलेपन में साथ बैठना, उसके करियर के बुरे दौर में उसका साथ देना, उसके बीमार होने पर रात रात भर जागना और कभी उस पर प्रेशर ना डालना। तभी सोल अचानक नीचे बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रिवन, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ घाव हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पाए हो। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ। मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का एक चांस दोगे? रिवन सोल को देखता है, वही औरत जो उसके साथ बड़ी हुई, हंसी, लड़ी और सबसे मुश्किल समय में भी उसका साथ न छोड़ा। वह कुछ देर शांत रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है और मुस्कुराता है। अगर तुम मुझे ऐसे कन्फेस करोगी तो मैं हमेशा हाँ ही कहूंगा। सोल का चेहरा चमकता है, वो उसे कसकर गले लगा लेती है। उनके रिलेशनशिप का पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन अपनों के बीच ये कोई सीक्रेट नहीं रहता। लेकिन जब यह न्यूज़ सेबल तक पहुंचती है तो यह उसके लिए आखिरी झटका साबित होती है। वह उस समय हॉस्पिटल में अपने हाथ का इलाज करा रही थी। बारिश और खोजबीन की वजह से उसका घाव संक्रमित हो गया था और उसे तेज बुखार था। जब असिस्टेंट उसे ये खबर देती है, सेबल एक पल के लिए जम जाती है। फिर बिस्तर से उठती है, ड्रिप को अपने हाथ से खींचकर निकाल देती है और मेडिकल कार्ड को एक झटके में गिरा देती है। ये इम्पॉसिबल है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? सोले की हिम्मत कैसे हुई? सेबल डॉक्टर्स और अपनी असिस्टेंट बात को इग्नोर करती है और जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लेती है। वह सीधे रिवन के विला की तरफ गाड़ी चलाती है, ये पूरी तरह भूल कर कि उसके हाथ में पट्टी बंधी है और उसे बुखार है। उसके दिमाग में बस एक ही बात है, रिवन से जवाब मांगना। रात बहुत गहरी और काली है। वह विला के बंद लोहे के गेट के पास लड़खड़ाती हुई पहुंचती है और ठंडे लोहे पर अपने हाथ मारती है। चिल्लाते हुए उसकी आवाज बैठ जाती है, रिवन बाहर आओ, मुझे बताओ कि यह सच नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं गलत थी, मुझे पता है, मुझे बस एक और चांस दो, रिवन। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह लड़ती रहती है, रुकती नहीं और लगातार उसका नाम चिल्लाती रहती है। आखिरकार उसे गेट से दूर ले जाकर कार में बिठा दिया जाता है। विला की दूसरी मंजिल पर पर्दे थोड़े से हिलते हैं। रिवन पर्दे के पीछे खड़ा होकर नीचे का नजारा देख रहा है। उस औरत को देख रहा है जो कभी खुद को सबसे ऊपर समझती थी और आज अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक है। फिर वो पर्दा बंद कर देता है। अगले दिन रिवन खिड़की के पास धूप में बैठकर एक नई स्क्रीन प्ले पढ़ रहा है, जबकि सोल कारपेट पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रही है और कभी कभी उसे देख लेती है। ये शांत और कंफर्टेबल माहौल अचानक टैबलेट की एक नोटिफिकेशन से टूट जाता है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट आती है। फैन ग्रुप के चेयरमैन हार्लेन को बड़े पैमाने पर गबन और टैक्स इवेजन के शक में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। फैन ग्रुप के शेयर तुरंत गिर जाते हैं। कंपनी दिवालिया होने और लिक्विडेशन की घोषणा करती है। फैन ग्रुप के पतन पर एक इन डेप्थ रिपोर्ट इशारा करती है कि इस सटीक कार्रवाई के पीछे एक रहस्यमयी फाइनेंशियल पावर का हाथ हो सकता है। बड़ी बड़ी सुर्खियां स्क्रीन पर छा जाती हैं। रिवन उन्हें स्क्रॉल करता है। बस एक पल के लिए उसकी उंगली रुकती है। उसकी नज़र न्यूज़ की फोटो पर पड़ती है। हरों पत्रकारों से घिरा हुआ है और उसके चेहरे का घमंड अब घबराहट और शर्म में बदल चुका है। रिवन के चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदलता। वह ऐसे देख रहा है जैसे किसी ऐसी कहानी को देख रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सोले अपना लैपटॉप एक तरफ रखती है, उसके पास आती है और उसकी बाहों में सिमट जाती है। बिना किसी शब्द के बस एक शांत एहसास कि वह अकेला नहीं है। आने वाले दिनों में फांग परिवार से जुड़ी खबरें और सामने आती रहती हैं। वेरा बचे हुए लॉन्डर्ड पैसों के साथ देश से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस पहले से ही एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही होती है और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है। और क्रेस्ट अपने पिता का साया और परिवार की दौलत खोने के बाद और अपनी मां को घसीट कर ले जाते हुए देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह सबेल तक पहुंचने की कोशिश करता है, इस वहम में जीता है कि शायद उसे अभी भी उसकी परवाह होगी। लेकिन सबेल की असिस्टेंट उसे शेन ग्रुप के हेडक्वार्टर की लॉबी में ही बेरहमी से रोक देती है। वह उसका चेहरा तक नहीं देख पाता। कुछ ही समय बाद एक गॉसिप आउटलेट रिपोर्ट करता है कि क्रेस्ट को शहर के बाहरी इलाके में एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भर्ती कराया गया है। रिवन न्यूज़ फीड बंद करता है, उठता है और खिड़की की तरफ जाकर दूर देखने लगता है। सोले अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती है। अब सब खत्म हो गया है रिवन। हाँ, सब खत्म हो गया। कड़वाहट का हर आखिरी तिनका फैंग परिवार के पतन और क्रेस्ट के इस अंजाम के साथ बह गया। ये वही पल है जब रिवन आखिरकार उस सब से आगे बढ़ जाता है जो पहले बीत चुका था। वार्षिक इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। रेड कारपेट पर सितारों का मेला लगा है। रिवन सोल का हाथ थामे उस पर चलता है। वापस जिंग बे में शेन ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर सेबल विशाल फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों के सामने अंधेरे में अकेली बैठी है। कमरे में सिर्फ टीवी की रोशनी है, जिस पर अवार्ड सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जब कैमरा रिवन और सोल के क्लोजअप पर आता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। नतीजों की घोषणा होती है।
रिवन ने इंसान के उलझे हुए स्वभाव को बड़ी बेबाकी से दिखाने वाली फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है। जब उसका नाम पुकारा जाता है तो पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो जाता है। स्पॉटलाइट में रिवन स्टेज पर जाता है और अवार्ड लेता है। वो एक छोटा सा स्पॉन्सरशिप और थैंक यू स्पीच देता है। डायरेक्टर और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता है। फिर उसकी नज़र नीचे भीड़ में बैठी सोल पर पड़ती है। और आखिर में एक इंसान है जिसका मुझे शुक्रिया अदा करना है। मेरी जान सोल, हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहने और मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया। ये अवार्ड आधा तुम्हारा है। कैमरा सोल की तरफ घूमता है। वो पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी है और भीड़ के बीच से उसे फ्लाइंग किस देती है। सेबल गुस्से में टीवी बंद कर देती है। अंधेरे में उसकी सांसें उखड़ रही हैं। नहीं, मैं बस यहाँ बैठकर ये सब नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। आफ्टर पार्टी ऑफिशियल अवार्ड्स होटल में रखी गई है। आधी रात से बहुत ऊपर हो चुका है जब रिवन और सोल आखिरकार वहां से निकलते हैं। सहायकों और सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए वे अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंचते हैं, एक खंभे के पीछे से एक साया लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है और उनका रास्ता रोक लेता है। वह सबेल है। उसकी आंखें रिवन पर टिक जाती हैं। बस मुझसे बात करो 5 मिनट। नहीं, 3 मिनट। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो, आखिरी वाला। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। तुम्हारे बिना मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं है। सोले तुरंत आगे बढ़ती है। सेबल, जरा खुद को देखो। होश में आओ। रिवन मेरे साथ है, वह खुश है। प्लीज उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करो। खुश? तुम्हें उसे खुशी देने का क्या हक है? तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो? क्या तुम जानती हो कि सर्दियों में उसे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है? कि वह नींद में कंबल खींच लेता है? क्या तुम जानती हो कि वह तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी खा लेता है, और बाद में हमेशा ठंडे पानी की जरूरत होती है? क्या तुम जानती हो कि वह... रिवन की आवाज बीच में ही काट देती है। सेबल, अतीत को वहीं छोड़ दो जहां वह है। हमारे बीच जो था वह बहुत पहले खत्म हो चुका है। वह खत्म नहीं हुआ। वह ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? सेबल रिवन का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। सोलेलो उन दोनों के बीच में आ जाती है। इस सब के बीच किसी का ध्यान नहीं जाता कि पार्किंग गैराज के गेट पर एक काली कार, जिसका ड्राइवर शायद नशे में है या गाड़ी का कंट्रोल अचानक छूट गया है, बहुत तेजी से और अनियंत्रित होकर सीधे उनकी तरफ बढ़ती है। ध्यान से। सोले सबसे पहले रिएक्ट करती है, लेकिन कोई और उससे भी ज्यादा तेज था। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, सेबल अपनी पूरी ताकत लगाकर रिवन को, जो गाड़ी के सबसे करीब खड़ा था, रास्ते से हटा देती है। उस झटके के बल से वह खुद सीधे कार के रास्ते में आ जाती है। एक भारी और दर्दनाक टक्कर होती है। सेबल का शरीर कटी हुई पतंग की तरह हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। ट्रॉमा रूम की लाइटें पूरी रात जलती रहती हैं। रिवन और सोल बाहर गलियारे के बेंच पर बैठकर जागते रहते हैं। जब आसमान में सुबह की लाली छाने लगती है तो आखिरकार दरवाजा खुलता है। डॉक्टर थके हुए बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सेबल की चोटें बहुत गंभीर हैं। कई जगह फ्रैक्चर हैं, अंदरूनी ब्लीडिंग हुई है। पूरी टीम की कोशिशों के बाद वह फिलहाल खतरे से बाहर है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। कड़ी निगरानी की जरूरत है। रिवन एक लंबी सांस लेता है, लेकिन उसके सीने का भारीपन कम नहीं होता। वे आईसीयू के बाहर एक और पूरा दिन और रात इंतजार करते हैं, जिसके बाद सेबल की हालत इतनी स्थिर होती है कि उसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जा सके। सोल भी रिवन के साथ उसे देखने अंदर जाती है। सेबल सफ़ेद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। उसके शरीर से ड्रिप और ट्यूब्स लगी हैं। चेहरा पीला और पहले से काफ़ी दुबला हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह रिवन को अंदर आते देखती है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वह बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकालती है, रिवन। सोल रिवन के कंधे पर धीरे से हाथ थपथपाती है। वह इशारा करती है कि वह बाहर इंतजार करेगी और आराम से दरवाज़ा बंद कर देती है। रिवन बेड के पास जाता है और बैठ जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम फिलहाल खतरे से बाहर हो। सेबल उसे देखती है जैसे अपनी प्यास बुझा रही हो, और बिना ड्रिप वाला हाथ धीरे से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है। लेकिन जब वह उसकी आंखों में दूरी देखती है तो उसका हाथ नीचे गिर जाता है। मुझे माफ कर दो रिवन। और फिर उसके शब्द बहने लगते हैं, धीमे और टूटे हुए। शुरुआत से लेकर कैसे क्रेस्ट ने उसे धोखा दिया, उस पल तक जब उसे अपने एहसासों का एहसास हुआ, लेकिन घमंड और जिद ने उसे कभी मानने नहीं दिया। और उसे खोने का दर्द, वह पछतावा जो कभी कम नहीं होता। वह बार बार माफ़ी मांगती है, बार बार अपने प्यार का इजहार करती है, अपने आत्मसम्मान के आखिरी टुकड़े को भी उतार कर रख देती है। रिवन, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ है मैं उसी के लायक हूँ, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। बस एक और मौका। मुझे अपनी बाकी जिंदगी इसे सही करने में बिताने दो। तुम्हारे बिना जिंदा रहना भी बेमतलब लगता है। रिवन चुपचाप सुनता रहता है, उसे अपनी बात पूरी करने देता है, जब तक कि थकावट से उसकी आवाज़ धीमी न पड़ जाए। फिर वह बोलता है, सैबल, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। सेबल की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगाती है, लेकिन रिवन के अगले शब्द उस किरण को पूरी तरह बुझा देते हैं। लेकिन प्यार कोई आसान नहीं होता।
और न ही यह कोई अपराध बोध है। हमारे बीच जो था वह बहुत पहले ख़त्म हो गया था। जिस दिन तुमने अपने लिंक्स का इस्तेमाल करके मुझे क्रेस्ट के लिए उस डिटेंशन सेंटर में फिंकवा दिया था और मुझे वहाँ सड़ने दिया था। हर बार जब तुमने उस पर भरोसा करना चुना और बिना सोचे मुझे चोट पहुंचाई, यह रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया था। सेबल, हमारा सफ़र यहीं तक था। वह खड़ा होता है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। सोले बाहर इंतजार कर रही है। रिवन उसके पास जाता है, बिना कुछ कहे उसका हाथ थामता है और बिना पीछे देखे उस कमरे से दूर चला जाता है। सेबल उस अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रह जाती है, खाली दरवाजे को देखती हुई, उस आदमी की पीठ को देखती हुई जो अब बहुत दूर जा चुका है। बिना एहसास हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। समय बीतता है, एक और साल बदलता है और रिवन का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। वह दुनिया के सबसे मशहूर डायरेक्टर्स में से एक की एक महाकाव्य फिल्म में काम करता है, जिसमें वह एक ऐसे आदमी का किरदार निभाता है जो युद्ध के बीच अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है। उसकी अदाकारी बेमिसाल और दिल को छू लेने वाली है। सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान समझे जाने वाले समारोह में जब बेस्ट एक्टर के लिए उसका नाम जोर से पढ़ा जाता है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। रिवन बड़े शांत भाव से उठता है, रोती और मुस्कुराती हुई सोल को कसकर गले लगाता है और फिर उस स्टेज की तरफ बढ़ता है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। स्पॉटलाइट के नीचे वह उस अवार्ड को थामता है जो उसकी मेहनत का प्रतीक है और अपनी स्पीच देता है। कास्ट और क्रू का शुक्रिया, मेरे परिवार और उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और आखिर में उसकी नज़र नीचे भीड़ में बैठी एक औरत पर पड़ती है। मैं इसे अपनी मंगेतर सोल को समर्पित करना चाहता हूँ। तुम ही वह वजह हो जिससे मुझे पता चला कि प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है। तुमने मुझे खुद का एक बेहतर इंसान बनने की हिम्मत दी। सोले, मेरी बाकी ज़िंदगी तुम्हारी है। कैमरा सोले पर जाता है। वो पहले से ही खड़ी है और दूर से ही हाथों से आई लव यू का इशारा कर रही है। कुछ ही समय बाद एक निजी फार्म हाउस पर एक छोटी और बेहद खास शादी होती है, जिसमें सिर्फ उनके करीबी परिवार और दोस्त शामिल होते हैं। खिली हुई धूप, हरा भरा मैदान, फूल और सफ़ेद कपड़े। रिवन अपने एक डिज़ाइनर दोस्त, जो उसका करीबी दोस्त भी है, का बनाया हुआ सूट पहने हुए है, एकदम शालीन और एलिगेंट, और फूलों की पंखुड़ियों से सजे रास्ते पर सोल का हाथ थामे चल रहा है। उनकी शादी का कार्ड अतीत के कुछ लोगों तक भी पहुंचता है। जिंग बे में शेन ग्रुप के हेडक्वार्टर की सबसे ऊपरी मंजिल पर सेबल उस विशाल खिड़की के सामने खड़ी है। नीचे शहर को देख रही है, जो अभी भी जिंदगी से भरा हुआ है। वह एक साल पहले की तुलना में काफी दुबली हो गई है। उसकी डेस्क पर शादी का एक सुंदर कार्ड रखा है। शादी के दिन वह वहां नहीं जाती। वह सिर्फ उसी ऑफिस में जाती है जहां उसने और रेवन ने एक दूसरे की जिंदगी में उलझकर इतने घंटे बिताए थे। उसकी फोन की स्क्रीन अचानक जल उठती है। एक अनजान नंबर से मैसेज आया है। कोई टेक्स्ट नहीं, बस एक फोटो। रिवन अपने सूट में कड़कती धूप में खड़ा है और कैमरे की तरफ देखकर एक ऐसी खुशी से मुस्कुरा रहा है जो पूरी तरह मुकम्मल है। कुछ सेकंड बाद एक और मैसेज आता है, बस एक लाइन। सेबल, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं खुद को भी आज़ाद कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। उसकी उंगलियां कांपती हैं जब वह स्क्रीन पर रिवन के चेहरे को छूती है। वह मुस्कान और फिर आंसू रोकने से भी नहीं रुकते। कांच की स्क्रीन पर तेजी से गिरने लगते हैं। वह एक ही समय में हंसती भी है और रोती भी है, जैसे कोई इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर गया हो। और आखिर में वह फोन को अपने सीने से कसकर चिपका लेती है, उस जलन के खिलाफ जो अभी भी सुलग रही है। आपको इस कहानी की एंडिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी में आगे भी कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, या कहानी यहीं खत्म हो गई? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आपका ये सपोर्ट मुझे और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद करता है, उसके लिए दिल से थैंक यू।